हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज शुरू करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं, लाइक टाइप ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट्स जो हैं वो हम किस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। लाइक इफ़ वी एज्यूम दैट ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और कोई भी सैटेलाइट यानी कि पेलोड। सैटेलाइट क्या होता है, जिस जो एक टाइप का पेलोड होता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का। लाइक इसके अंदर सेंसर भी होंगे, राइट। इसके अंदर कुछ पैन क्रोमेटिक कैमरास भी लगे होंगे, राइट। इसके अंदर कुछ ट्रांसड्यूसर्स भी होंगे, ट्रांसपोंडर्स भी होंगे, राइट। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होता है एक तरीके से टेक्नोलॉजी का, सो दैट हम लोग उससे जिस प्रकार के लिए हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, जिस टाइप का वो सैटेलाइट है, उस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकें, राइट। अब क्या है, ये हम मानते हैं कि अर्थ है और ये इक्वेटर है, राइट। तो हम एक एक कंडीशन एज्यूम करते हैं कि लाइक अगर अगर कोई एक सैटेलाइट है, वो यहाँ पे है, तो वो इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए, इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा, राइट। इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू ये इक्वेटर होगा, राइट। विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, इक्वेटर होगा। अब क्या है कि हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं, जिससे मेनली हम कम्युनिकेशंस को स्थापित करते हैं, तो वो अर्थ की सरफेस से 35,786 किलोमीटर पे ही उस ऑर्बिट में रखे जाते हैं, राइट। इस ऑर्बिट में रखने के पीछे एक टेक्निकल रीज़न ये है कि इस डिस्टेंस में अगर रखेंगे तो टाइम और डिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो अर्थ की जो रोटेशन होगी ना, उसके साथ में सिंक्रोनाइज करेगा। लाइक ये अगर रोटेट कर रही है अर्थ 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पे, तो ये जो सैटेलाइट है ये भी अर्थ के चारों ओर रोटेट करेगा और वो 24 आवर्स में वापस सेम पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो ये हमने देख लिया है कि हम इस डिस्टेंस पे क्यों रखते हैं सैटेलाइट को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को क्यों रखते हैं। तो हमने एक कंडीशन एज्यूम की है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके के ऑर्बिट में रखेंगे सो दैट ये इक्वेटर के ऊपर रहे, मतलब कंप्लीट इसका जो रिवोल्यूशन है वो कम्प्लीटली इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर प्रोजेक्टेड रहे एक तरीके से, राइट। अगर ये यहाँ रहेगा तो ये भी इक्वेटर पे रहेगा, यहाँ पे भी इक्वेटर पे रहेगा, यहाँ रहेगा तो भी इक्वेटर पे रहेगा, राइट। तो इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसका नाम हम देख सकते हैं कि ये हमेशा स्टेशनरी रहता है, राइट। अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, इसने इस सैटेलाइट को यहाँ देखा, तो वो एनी टाइम 24 आवर्स के लिए क्या करेगा, उस सैटेलाइट को वहीं पे देखेगा, राइट। तो ये हो गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर हम बात करें कि दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, दूसरी एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मान लो हम लोग इस टाइप की अर्थ है और अर्थ का ये है इक्वेटर, राइट। ये इक्वेटर है और ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट मान लेते हैं एक बार, ठीक है। सैटेलाइट को हमने यहाँ इस ऑर्बिट में प्लेस किया है, राइट। इस ऑर्बिट में प्लेस किया है तो सैटेलाइट इस तरीके से अर्थ की जो कोई एक, मान लो कोई एक्स होगा, एंगुलर एक्सिस मान लो, ये कोई एंगल है थीटा, ठीक है। इस एंगुलर एक्सिस पे मान लो चक्कर काट रहा है सैटेलाइट, ठीक है। वो इसका उसका भी 24 आवर्स के लिए, मान लो जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो 24 आवर्स के लिए, क्योंकि हमने इसको प्लेस किया है 5786 किलोमीटर पे, राइट। तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, वो क्या करेगा, इसको मान लो एक सर्टेन टाइम पे देख सकता है, लाइक 1 AM पे इसको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो अगले दिन 24 आवर्स के बाद में ये जब ऐसे चक्कर काटेगा तो 24 आवर्स के बाद में ये सेम पोजीशन पे आएगा 1 AM पे ही, राइट। तो ये इंसान जो है यहाँ पे जो खड़ा है,
वो क्या करेगा 1 AM पे इसको नोटिस करेगा, राइट। तो इसको बोलेंगे जियो सिंक्रोनस। क्या बोलेंगे? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, राइट। अब क्या है, इसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन है कि ये एक्चुअल में टाइम को सिंक्रोनाइज करता है, टाइम सिंक्रोनस होता है, ठीक है। अगर मान लो अगर टू ओ क्लॉक पे मैं इसको देख रहा हूँ, 2 o'clock पे मैं देख रहा हूँ इसको, तो अगले दिन 24 आवर्स के बाद में भी मैं 2 o'clock पे इसको देखूँगा, राइट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। उसके बाद में तीसरी जो जो एक मैं बना सकता हूँ, जो कंडीशन हम एज्यूम कर सकते हैं। अब ये एंगल कैसा भी हो सकता है, चेंज हो सकता है एक टाइप का एंगल किसी तरीके से। मान लो थीटा है तो ये 40 डिग्री पे रख दिया हमने, 45 डिग्री पे रख दिया, 60 डिग्री पे रख दिया, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, चक्कर काटता रहेगा। ये मेनली ये भी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ही होते हैं, क्योंकि इतनी दूर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को ही लॉन्च करते हैं इस ऑर्बिट में, राइट। अब तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है? तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, राइट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। हम क्या करेंगे, अगर सैटेलाइट को ऐसे इस तरीके से हम घुमाएंगे, मान लो, राइट। इस तरीके से हम कोई एक्सिस लेते हैं, ठीक है, और मान लो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका रिवोल्यूशन करेंगे, अर्थ के चारों ओर घुमाएंगे। ये डिस्टेंस इसके अंदर, इस पोलर ऑर्बिट है, इसके अंदर हम लोग 500 से 1000 किलोमीटर लेते हैं मेनली, राइट। तो पोलर ऑर्बिट है, इसके अंदर क्या करते हैं, इतनी कम डिस्टेंस लेने का रीज़न ये है कि हम यहाँ पे जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो मेनली मैपिंग के लिए करते हैं, राइट। मैपिंग हो गया, या जो सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं एक तरीके से, राइट। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये क्या करेंगे, इक्वेटर को पहली बात तो ये 2 बार क्रॉस करेंगे, राइट। एक बार तो ये इधर से पीछे से जाते वक्त और दूसरी बार ये यहाँ से आते वक्त। ये 3D में एज्यूम करना आप, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से जब ये घूमते हैं तो मतलब 80 to 90 मिनट्स इसका एक तरीके से रिवोल्यूशन पीरियड होता है, और एटलीस्ट 15 to 16 चक्कर लगाते हैं। 15 to 16 जो रिवोल्यूशंस हैं वो अर्थ के चारों ओर वो पूरा करते हैं, राइट। अगर 16 टाइम अगर रिवोल्यूशन करेंगे ये अर्थ के चारों ओर, तो क्या होगा, ये एक बार में दो जगह से इक्वेटर को काटेंगे, तो 32 टाइम्स ये इक्वेटर को काटेंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, राइट। अब तीसरा जो मैं मानता हूँ कि तीसरा हम किस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये पोलर ऑर्बिट है, ठीक है, और इसमें एक मैंने सैटेलाइट इस तरीके का लॉन्च किया है जिसके अंदर क्या है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि मान लीजिए ये मैंने अर्थ के चारों ओर एक पोलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ठीक है, और ये इस तरीके से घूम रहा है, राइट, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। अब क्या यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है मान लो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा उस सैटेलाइट को, और वो अगर एक तरीके से अगर एक टाइम पे यानी कि 2 o'clock पे इसकी पोजीशन यहाँ पे है, उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसके बाद में फिर वो अगले दिन +24 आवर्स के बाद में 2 o'clock पे ही उसको दिखाई देगा, राइट। 2 o'clock पे ही उसको दिखाई देगा। तो क्या होगा कि ये एक तरीके से जो हमने देखा था कि जियो सिंक्रोनस टाइप का एक सैटेलाइट जो ऑर्बिट था, उसके अंदर जो सैटेलाइट था, उस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन है ये पोलर ऑर्बिट में, राइट, पोलर ऑर्बिट में है, तो क्या होगा कि इसको हम बोल सकते हैं सन सिंक्रोनस। यानी कि जैसे सन हमें दिखाई देता है कि 2 o'clock पे एक सेम पोजीशन पे दिखाई देगा 2 PM पे, राइट, तो उसी पोजीशन पे अगले दिन 2 PM पे दिखाई देगा, राइट, 24 आवर्स के बाद में। तो इसी तरीके से वो सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किया है पोलर ऑर्बिट में, वो भी सेम सिचुएशन पे, सेम एक टाइम पे, किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो क्या करेगा, उसी जगह पे दिखाई देगा उस ऑब्जर्वर को, राइट। तो इसको बोलेंगे, इस ऑर्बिट को बोलेंगे हम सन सिंक्रोनस, और इसके अंदर जो सैटेलाइट होगा उसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, राइट।
तो ये 3-4 टाइप के हमने कुछ ऑर्बिट डिस्कस किए हैं। तो हम लोग जैसे नॉर्मली देखते हैं कि हमने मान लो यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, राइट, ये कोई सैटेलाइट है, मान लीजिए ये सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट से हमने कुछ मतलब अर्थ की तरफ प्रोजेक्ट करना है, मान लो, राइट। मान लो ये रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होते हैं कि नॉर्मली लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। मान लो 500 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर का जो इनका एरिया होता है, 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की हाइट या एल्टीट्यूड बोलते हैं उसको, राइट। तो इस पे होते हैं ये। तो ये क्या करेगा, इतना एरिया कवर करेगा, मान लो अर्थ के ऊपर इतना एरिया कवर करेगा। ये नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटर ऑन द पोल्स, यू नो इट वेरी वेल। तो इस जोन को कवर करेगा, राइट। तो हम अगर ज़्यादा जोन कवर करना है या स्पेसिफिक जोन को कवर करना है तो उस तरीके के सैटेलाइट को ही हम लोग क्या करेंगे, मेनली यूज़ करेंगे, राइट। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी दूर होंगे उतना ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उनके जो टाइम ऑन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अर्थ के चारों ओर 24 आवर्स में एक चक्कर लगाएंगे। क्योंकि ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंसान बैठा है उसको, यहाँ पे जो इंसान है उसको उसी मतलब उसी जगह दिखना चाहिए। अर्थ भी तो घूम रही है उसके साथ साथ में, और ये भी घूम रहा है, राइट। तो इस जगह अगर ये इंसान आ गया तो सेम इसके ऊपर ही होगा वो सैटेलाइट, राइट। तो ये जियो स्टेशनरी, ठीक है। ये क्या करेगा, उस एरिया को कवर करेगा, राइट, कम्युनिकेशन में, राइट। तो ये थी एक नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट था इस ऑर्बिट्स और सैटेलाइट्स के पीछे। तो सैटेलाइट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गया। कम्युनिकेशन ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 35,786 किलोमीटर के ऊपर ऑर्बिट में घूमते हैं अर्थ के चारों ओर, राइट। और जो नॉर्मली जो दूसरे सैटेलाइट होते हैं जिनको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स मेनली क्या काम आते हैं कि जैसे मान लो फोटोग्राफी करनी है, ठीक है, या मैपिंग करनी है, या मान लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सर्वे करना है, इस टाइप के काम आते हैं ये, ठीक है। तो अगर आपको फ़ोटो खींचनी है तो आई थिंक ये एक कॉमन आइडिया होता है कि हम ऑब्जेक्ट के जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे उतने ही अच्छी क्लियर और फोटो आएगी, राइट। तो जो फोटोग्राफी के लिए जो कैमराज इनमें यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं पैनक्रोमेटिक कैमरा, राइट। अब क्या होता है कि जो पैनक्रोमेटिक कैमराज होते हैं इनके अंदर हाई रेजोल्यूशन के सेंसर लगे होते हैं फोटोग्राफी के लिए, और वो बहुत अच्छी इमेज लेते हैं, राइट। इतनी दूर से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। और इसमें नाइट में भी अगर मान लो हमें फोटोग्राफी करनी है तो इसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर्स यूज होते हैं, राइट। तो इस तरीके के बेसिकली ये सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये तो था बेसिक्स। अगर हम चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो एक बार नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, राइट। ये स्पेस टेक्नोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री है। इससे जानने से पहले हम कैसे इसके वेज है जो स्टडी के, स्पेस को कैसे स्टडी कर सकते हैं। लाइक अगर हम अर्थ के ऊपर हैं, राइट, अर्थ के ऊपर है तो अर्थ से सिर्फ एक ऑब्जर्व करके देख के यहाँ से यहीं से हम मान लो पता लगा रहे हैं। लाइक हमने चंद्रयान मिशन भेजा है, राइट। तो चंद्रयान 3 जो मिशन भेजा है वो हम यहीं पे बैठे हैं और हमने कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ टेक्नोलॉजी की सहायता से हमने क्या किया है, चंद्रमा पे कुछ स्टडी करने की कोशिश की है। तो इसको बोलते हैं स्टेइंग ऑन अर्थ। हम मान लो अर्थ के ऊपर खड़े होकर या यहीं से हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि रेडिएशन और ऑब्जेक्ट, मान लो कुछ कॉमेट्स या एस्टेरॉइड वगैरह आए मान लो अर्थ की तरफ, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उनके रॉक्स की कंपोजिशन देखेंगे, उनमें कितने मिनरल्स है वो देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो स्टडी है
वो क्या करेगी, वो दूसरे टाइप इसमें आती है, रेडिएशन इन ऑब्जेक्ट्स कमिंग्स फ्रॉम स्पेस, ठीक है, राइट। तीसरे टाइप की जो स्टडी है वो हम खुद जाकर आकाश में हम खुद जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, या किसी जैसे चंद्रमा पे जाएंगे या फिर किसी प्लेनेट पे जाएंगे, तो वहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं उसको। अब ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में किस तरीके की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स स्टार्ट हुए थे, राइट। तो हुआ क्या था कि रसिया और यूएसए, जो रसिया का पहले नाम यूएसएसआर था, राइट, यूएसएसआर, रसिया और यूएसए में क्या हुआ, कोल्ड वार चलता था और ये इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता था, राइट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता था। ये 1990 में जब रसिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ उससे पहले का सिनेरियो है, राइट। तो इन दोनों में होड़ लगी हुई थी स्पेस में जाने के लिए। तो सबसे पहले जो था वो यूएसएसआर ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया, तो और 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया, ठीक है। और ये पहला आदमी के द्वारा बनाया गया कोई सैटेलाइट था जो स्पेस में लॉन्च हुआ था 1957 में। स्पुतनिक 2 सैटेलाइट, यानी कि देखो अक्टूबर और नवंबर हर दूसरे महीने में, यू कैन इमेजिन कि मतलब कितनी इनको जल्दी मची हुई थी, ठीक है। तो स्पुतनिक 2 सैटेलाइट लॉन्च किया और इसमें एक डॉग जो था उसको भी भेज दिया उन्होंने, लाइका नाम का डॉग था उसको भी भेज दिया। तीसरा जो था यूएसएसआर ने अपना मिशन लॉन्च किया था वो अप्रैल 1961, इन्होंने थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड सेटअप यूज़ किया उसमें, और इन्होंने क्या किया, ह्यूमन को भेजा स्पेस के अंदर, और वो वोस्टोक 1 नाम के एक स्पेस शटल था उससे यूरी गागरिन को भेजा, राइट। 1963 में ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क है कि 1963 में वेलेंटाइना टेरेस्कोवा नाम की एक यूएसएसआर यानी रसिया की एक लेडी थी उसको भेजा गया वोस्टोक 6 से। उसके बाद में हम बात करते हैं अगर यूएसए की, तो इन्होंने 1958 में, अक्टूबर 1958 में जब इन्होंने देखा कि रसिया इतना ज़्यादा अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, अपने ह्यूमन को भेज रहा है, तो इन्होंने क्या किया, 1958 में ही नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा को एस्टैब्लिश किया, राइट। 1961 में इन्होंने अपोलो प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। और 1969 में अपोलो 11 में क्या किया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को भेज दिया मून के ऊपर। तो ये एक तरीके से जो यूएसए था उसकी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी कि स्पेस के अंदर उन्होंने अपने ह्यूमन भेजे, वो भी चंद्रमा के ऊपर, राइट। जो रशिया ने सिर्फ स्पेस में भेजे थे, लेकिन इन्होंने एक बियॉन्ड एक लिमिट को क्रॉस करते हुए चंद्रमा के ऊपर अपने ह्यूमन मिशन को भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले आदमी बने जो मून के ऊपर कदम रखने वाले, 1962 की बात है। अब इतना सब कुछ देखकर जो इंडिया जो था, हमारा भी कुछ मन कर रहा था कि हम भी स्पेस के मामले में कुछ करें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार की स्थापना करी 1962 में, और डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वो इसके फाउंडिंग फादर बने, राइट। 1962 में थुम्बा एक इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, राइट, साउथ इंडिया में, उसको इस्टेब्लिश किया गया। नवंबर 1963 की बात है, इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट जो था उसका नाम था नाइक अपाचे, इसको हमने लॉन्च किया था, वो भी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से हमने लॉन्च किया, राइट। 15 अगस्त की बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट होने वाली है, 15 अगस्त 1969, इस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे था 1969 में, और हमने क्या किया, इसरो को एस्टैब्लिश किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1972 में स्पेस कमीशन की स्थापना हुई, राइट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। एक्चुअली इसका जो सेटअप है ना वो पीएमओ है, पीएमओ के नीचे जो है वो मान लो हम डायरेक्टली इसरो क्या करता है, पीएमओ को रिपोर्ट करता है, और इसकी जो एक आर्म है वो एक स्पेस कमीशन, राइट। इसकी जो आर्म थी वो स्पेस कमीशन थी, और ये क्या है, मेनली पॉलिसी मेकिंग में किस तरीके से हम कौन सी पॉलिसी को कब और कैसे लॉन्च करेंगे, ये पॉलिसी मेकिंग का काम करता था, राइट। 1975 में इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया आर्यभट्ट को, और ये विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर के मतलब लॉन्च व्हीकल से किया। एक्चुअली में क्या था कि स्टार्टिंग में हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं थे और रशिया ने हमारा बहुत सहयोग किया है, राइट।
जो रशिया है वो हमारा डिफेंस अलाई भी रहा है और स्पेस अलाई भी रहा है, राइट। स्पेस और डिफेंस में जितने भी हमने काम किए हैं और जितनी प्रगति की है उसमें रशिया के योगदान को हम नहीं भुला सकते हैं। 1979 में भास्कर 1, इसको भी हमने रशिया के एक लॉन्च व्हीकल से हमने क्या किया है, लॉन्च किया था। 1980 की बात है, हमने रोहिणी सीरीज़ का RS-1 सक्सेसफुली लॉन्च किया था। इससे पहले एक सेटेलाइट हमने लॉन्च करने की कोशिश की थी लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया, राइट। उसके बाद में हमने क्या किया, जो अपना इंडिजेनियसली लॉन्च व्हीकल है उसको हमने लॉन्च किया। देखिए SLV जो 3 था ना, SLV 3, इससे हमने लॉन्च किया है रोहिणी सीरीज़ 1 को, राइट। तो SLV 1 और 2 दोनों फेल हो गए थे और तीसरा जो ये सक्सेसफुल, एक तरीके से हम मान सकते हैं कि तीसरा था वो जो सक्सेसफुल मिशन था जिसमें रोहिणी सीरीज़ 1 को हमने लॉन्च किया था। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर मान लो लॉन्च व्हीकल होता है, राइट, अगर इस तरीके से मैं इमेज बनाऊँ तो यहाँ पे सैटेलाइट यानी कि पेलोड रखा होता है, राइट। और ये जो है एक लॉन्च व्हीकल होता है और ये पीछे इसके नीचे ईंधन भरा होता है, राइट, फ्यूल भरा होता है। और ये जब फ्यूल का कंबस्शन होता है तो कंबस्शन होने के बाद में ये ऊपर उठता है और इस जो सैटेलाइट है इसके ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कर देता है, राइट। इसके बारे में आगे भी हम बात करने वाले हैं। 1982 में कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो था वो उसका नाम था इनसेट 1A, इसको लॉन्च किया गया था नासा की मदद से। देखिए इंडिया जो है ना वो शुरू से ही हमने कॉम्बिनेशन बना के रखा है USA और रशिया दोनों से, क्योंकि जो शुरू में क्या था कि जब इनके बीच में कोल्ड वार चला हुआ था USA और USSR के बीच में, तो ये जो भी अदर कंट्रीज़ जो थे उन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो किया कि उन्होंने या तो USA के साथ में रहना चाहा या रशिया के साथ में रहना चाहा। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी डिप्लोमेटिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस तरीके से बनाया कि हमने USA के साथ भी रखा और रशिया के साथ भी रखा, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपने पढ़ा होगा गुटनिरपेक्ष के बारे में, हमने उस पॉलिसी को अपनाया, राइट। तो नासा की मदद से भी हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट मैंने आपको बताया था 35,786 किलोमीटर के ऊपर ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं, ना इससे एक ऊपर ना इससे एक नीचे। क्योंकि अगर जो इसका रिवोल्यूशन है वो 24 आवर नहीं होगा तो ये हमारे कोई काम नहीं आएगा, राइट। वो आगे चला जाएगा और ऑब्जर्वर नीचे रह जाएगा, राइट, जो हमने देखा था पहले कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस पे हम इस ऑर्बिट में इसको स्थापित करेंगे। 1983 हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो इनसेट 1A हमने 1982 में, 1983 में हमने वर्ल्ड कप भी जीता था क्रिकेट का, ठीक है। तो इनसेट 1B को हमने लॉन्च किया था नासा की मदद से, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको। 1984 में USSR, देखो रशिया और USA हम दोनों के साथ चल रहे हैं। USSR जो था उसके किसी स्पेस शटल पे हमने राकेश शर्मा जी को स्पेस में भेजा। 1987 की बात है, हमने ASLV को सक्सेसफुली लॉन्च किया। ASLV ये एक्चुअल में D3 का लॉन्च था, तो वो सबसे पहले सक्सेसफुल हुआ था। पहले 2 लॉन्च इसके भी फेल हो गए थे, राइट। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है एगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। तो ये 1987 में हमने क्या किया, एक लॉन्च व्हीकल बनाया। एक तरीके से ये एक रॉकेट था और रॉकेट के अंदर एक इंजन लगा हुआ था, इंजन के नीचे फ्यूल था, राइट, और इसके ऊपर यहाँ पे सैटेलाइट था, राइट, ये सैटेलाइट है। उसके बाद में हमने 1988 में क्या किया, पहला जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया, IRS-1A, USSR की मदद से। लाइक रिमोट सेंसिंग क्या है, ये 500 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर की जो हाइट है इसके ऊपर ऑर्बिट में ही शामिल किया जाता है इसको, राइट। और दूसरा क्या है, इसके अंदर इसको मैपिंग में या फोटोग्राफी में, एग्रीकल्चरल सर्वे में, इस कार्टोग्राफी में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 1994 की बात है, PSLV का लॉन्च हमने किया और वो सक्सेसफुल हुआ। ये PSLV क्या है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 2001 में GSLV का लॉन्च किया, यह है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। अब क्या है,
2008 में क्या किया, इसरो ने चंद्रयान 1 का सक्सेसफुल कंडक्शन किया, ठीक है। और ये एक इंटरप्लेनेटरी मिशन था, एक तरीके से मान लो हमारा सैटेलाइट है, मान लो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, राइट। और ये हमने किसी भी मतलब सैटेलाइट पे या नेचुरल सैटेलाइट पे या प्लेनेट पे हमने पहली बार कदम रखा था एक तरीके से, मतलब कदम तो नहीं रखा एक्चुअल में, इसके ऑर्बिट के चारों ओर घूमना था इसको और इसकी फ़ोटोज़ लेनी थी, ठीक है। चंद्रमा के चारों ओर घूमना था इसको, लेकिन फिर भी एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क था एक ही। 2013 में हमने लॉन्च किया IRNSS-1A, ठीक है। ये फर्स्ट सैटेलाइट था हमारा खुद का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको बनाने का, इसको बोलते हैं नाविक, नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। 2013 में क्या हुआ, हमने मंगलयान भी लॉन्च किया, मार्स ऑर्बिटर मिशन। 2014 की बात है, हमने क्रायोजेनिक इंजन है उसको भी डेवलप किया। अब क्या होता है, इस इंजन के बारे में मैं आपको, ये जैसे हिस्टोरिकल जो इसका डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इंजन के बारे में बताऊंगा कि कैसे इंजन काम करते हैं, राइट। इसके बारे में आगे बात करेंगे। 2016 में RLB-TD was सक्सेसफुली टेस्टेड। ये इंजन के बारे में पढ़ने के बाद में आपको मेनली ये जो स्टैटिक डेटा है वो कवर हो जाएगा कि हाँ हम कैसे किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको मतलब लॉन्च किया, राइट। 2017 में इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सक्सेसफुली मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट किया था, ठीक है। इसमें 104 सैटेलाइट्स थे विभिन्न कंट्रीज़ के, ठीक है। और इसको एक सिंगल लॉन्च में ही पहुंचा दिया था ऑर्बिट में, राइट। 2019 की बात है, ये चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया और ये पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि इसका जो लैंडर है जो विक्रम, ये परफेक्टली लैंड नहीं हुआ था और इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी, राइट। लेकिन जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है अभी भी और फोटोज़ ले रहा है, राइट। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये एक तरीके से पार्शियली सक्सेसफुल मिशन था। 2023 में SSLV वॉज सक्सेसफुली लॉन्च। तो ये आगे बढ़ने से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार इंजन के बारे में, इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे और इनमें कौन कौन से ईंधन प्रयोग में आते हैं उन सब के बारे में देखेंगे, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो मैं एक बेसिकली एक इंजन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ और यहाँ पे एक प्रोपेलर होता है, राइट। एक पंखा लगा होता है और पंखे के ब्लेड्स का एंगल इस तरीके से होता है कि बाहर की जो ऑक्सीजन है वो उसको अंदर ले सके। अब अंदर क्या होता है, अंदर ये होता है कि एक्चुअली में अंदर जो फ्यूल होता है, मान लो कुछ भी है, पेट्रोल है, डीजल है या एयर ट्रैफिक टरबाइन फ्यूल है, राइट। तो ये इंजेक्ट होता है और ये जो ऑक्सीजन आती है इसके साथ में ये कंबस्चन होके और उसके बाद में जलता है और ये जेट के रूप में मतलब एक तरीके से बहुत तेज़ी से यहाँ से आग फेंकेगा, राइट। आग फेंकेगा तो क्या होगा, ये इसको एक तरीके से थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, इंजन को थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, यानी आगे की तरफ फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इंजन की, इसको नॉर्मली बोलते हैं टरबाइन इंजन, राइट। एक टरबाइन इसमें लगा होता है, वो घूमता है, वो बाहर की जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको लेता है, वो ऑक्सीजन फ्यूल के साथ मिलकर कंबस्शन होती है और फिर आग बन के और वो पीछे की ओर फेंकता है, जो भी उसका मिक्सचर है उसको पीछे की ओर फेंकता है और इसकी वजह से हमें फोर्स मिलता है, राइट। ये तो एक नॉर्मल आइडिया हो गया इंजन का, राइट। अब इसके बाद में जो स्टेज आती है इंजन की उसको बोलते हैं हम स्क्रैम जेट या रैम जेट, राइट। अब स्क्रैम जेट, रैम का मतलब होता है भी हमारे चारों ओर वातावरण में जो एयर है, रैम का मतलब होता है एम्बियंट, यानी कि हमारे वातावरण के चारों ओर जो भी एयर का कंपोजिशन है, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एम्बियंट हमारे चारों ओर क्या एनवायरनमेंट है वो सब उसको बोलते हैं रैम, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी है वो रैम जेट है एक टाइप से, चारों ओर का वातावरण, और जेट मतलब हमने जो देखा था थ्रस्ट जो पीछे की ओर, इसको जेट बोलते हैं, राइट। अब क्या है कि इसमें ना नॉर्मली क्या होता है, फ़ैन तो लगा होता ही है, राइट। इसके अंदर इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ में फ़ैन ज़रूर होता है, राइट। अब फ़ैन होता है, हम क्या करते हैं बाहर से ऑक्सीजन ये एक्चुअल में खींचता है क्योंकि घूमेगा, एंगल पे ब्लेड्स होंगे, वो इसको, जैसे हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है किचन में लगा होता है, वो अंदर की हवा को बाहर फेंकता है, उसी तरीके से बाहर की हवा को ये अंदर लेगा और उसके बाद में O2, यानी कि O2 क्या काम कर रही है, एक ऑक्सीडाइजर का काम कर रही है, ये जलाने का काम कर रही है, O2 प्लस फ्यूल,
और लास्ट में क्या करेगा, थ्रस्ट फेंकेगा, राइट। ये तो यहाँ तक हो गया। लेकिन ये क्या होता है, ये मेनली मिसाइल्स में लगा होता है, राइट। ये दोनों इंजन क्या लगे होते हैं, मिसाइल्स में लगे होते हैं। आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी का वाली वीडियो मेरी देखी होगी, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी वाली, तो उसमें मैंने बताया था रैम जेट और स्क्रैम जेट ये टाइप ऑफ इंजन्स होते हैं, राइट। तो अब क्या होता है इसमें ना, जैसे मिसाइल को हम लॉन्च करते हैं और मिसाइल एक एक स्पीड को पकड़ती है, और मिसाइल की स्पीड आपको पता ही है बहुत ज़्यादा होती है, मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 5 मैक, राइट। तो अगर ये स्पीड होगी तो स्पीड से क्या करेगी, ऑक्सीजन स्पीड से ही अंदर आएगी, राइट। अगर मिसाइल की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो भी, बाहर की एयर भी तो बहुत स्पीड से अंदर आएगी, राइट। तो क्या होगा कि ये बहुत स्पीड से ऑक्सीजन आती है, बहुत तेज़ी से कंबस्चन होता है और बहुत ज़्यादा थ्रस्ट फेंकती है, राइट। तो ये एक तरीके से मतलब एक एडवांस्ड वर्जन है इसका टरबाइन इंजन का। इसके अंदर मेनली जो थ्रस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, थ्रस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो इंजन की स्पीड है वो भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो स्क्रैमजेट और रैमजेट दोनों मिसाइल्स में यूज़ होते हैं, लेकिन क्या है कि एक तीसरा एक पार्ट है, उसको हम देखते हैं। उसमें क्या है, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, राइट। इसमें क्या होता है, अब उसमें तो हमें क्या है कि देखिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर तक हम ये मानते हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, सैटेलाइट को लॉन्च करना है, और लॉन्च व्हीकल में ऐसा इंजन लगा होना चाहिए जो कि हमें 35,786 किलोमीटर तक उसकी अप्रोच हो, राइट। अब क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ तक अवेलेबल होगी, उसके बाद का जो सफ़र है वो कैसे तय करेंगे, राइट। तो ये ना तो हम टरबाइन इंजन को यूज़ कर सकते हैं इसमें, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, कि ना तो टरबाइन इंजन को यूज़ कर सकते, ना स्क्रैम जेट को यूज़ कर सकते, राइट, और ना हम रैम जेट को यूज़ कर सकते। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज़र डालते हैं। किसमें, जो भी हमारा लॉन्च व्हीकल होता है, लाइक ये हमारा लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये इंजन होगा यहाँ पे, राइट, ये इंजन होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूल डालेंगे। फ्यूल तो डालेंगे, अब ऊपर ऑक्सीजन तो है नहीं स्पेस में, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज़र डालेंगे, राइट, ऑक्सीडाइज़र डालेंगे, राइट, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइज़र डालेंगे। तो उसकी मदद से क्या करेंगे, ऊपर ऑक्सीडेशन होगा फ्यूल का, और फिर कंबशन बनेगा। कंबशन मतलब एक आग लगना एक टाइप से होता है, ठीक है। और वो कंबशन बनेगा तो यहाँ एक थ्रस्ट जो वह प्रोवाइड करेगा ऊपर की तरफ, मतलब कंबशन नीचे की तरफ उसको फेंक रहा है, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाला, जैसे बैलून होता है मान लो, राइट, एक बैलून होता है, बैलून को हमने फुलाया, और इसको जैसे इसको यहाँ से इसके मुंह पकड़ रखा था, उसके बाद में छोड़ा, तो यहाँ से जो एयर निकलेगी वो बैलून को आगे की तरफ लेके जाएगी, राइट। तो सेम एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब क्या है कि ये एक्चुअली एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये डेवलप करेगा, ताकि आप बाद में अगर फैक्ट्स भी पढ़ोगे ना तो वो इजीली आपको याद हो जाएंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं इसमें, नॉर्मली आगे बढ़ के और एक नया पिक्चर बनाते हैं, राइट। ये हो गया, यहाँ पे होता है सैटेलाइट, राइट, उसके बाद में यहाँ पे होगा इंजन, और यहाँ पे होगा फ्यूल। अब क्या है, इसकी जगह अगर हम सॉलिड फ्यूल डालेंगे, ठीक है, तो सॉलिड फ्यूल के मैं प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ, यानी कि इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। अब अगर हम इसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ करेंगे, सॉलिड फ्यूल एक तो क्या होता है कि इसके अंदर अगर हमने आग लगा दी मान लो, ठीक है, जैसे बारूद होता है, एक बारूद सॉलिड फ्यूल होता है, ठीक है, इसके अंदर आग लगा दी तो एक बार में जल जाएगा, और एक बार में बहुत सारा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, यानी कि हाई थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, राइट, हाई थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, इजीली अवेलेबल है, राइट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है कि एक बार आग लग गई तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, हैवी है बहुत ज़्यादा, जो पर यूनिट जो कैलोरी है पर यूनिट वो बहुत कम है, यानी कि हम एक हाफ लीटर अगर पेट्रोल लें, ठीक है, और आधा किलो हम कोयला लें, तो कौन ज़्यादा उष्मा देगा हमें, पेट्रोल देगा,
राइट। तो वही तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल में देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या, उसके हिसाब से यूज़ करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये भी है ना कि हमने इसके प्रोज भी तो है कि थ्रस्ट बहुत ज़्यादा देगा, राइट। उसके बाद में हम लिक्विड फ्यूल की बात करते हैं। लिक्विड फ्यूल भी इसके प्रोज, लिक्विड फ्यूल के अगर प्रोज देखे जाएं, ठीक है, लिक्विड फ्यूल के प्रोज देखे जाएं तो हाई पर यूनिट कैलोरी है, पर यूनिट, राइट, हाई पर यूनिट कैलोरी, यानी कि ये एक ग्राम अगर जलेगा तो भी बहुत ज़्यादा जलेगा, राइट। तो दूसरा क्या है, दूसरा लेस वेट होगा। अगर हमें जितनी ऊष्मा चाहिए, जितनी हमें एनर्जी चाहिए, उसमें अगर थोड़ा कम वेट होगा तो भी चलेगा, मतलब हमें कम वेट में ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, उसकी वजह से वेट भी कम होगा, ठीक है। प्लस क्या है कि इसको हम लोग है ना कैसे भी अकोमोडेट कर सकते हैं, राइट। लाइक अगर 10 किलोग्राम मान लो 10 किलोग्राम कोल है, उसको हम सिर्फ एक थैले में डाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर 10 किलोग्राम 10 लीटर हम माने कि एक पेट्रोल है, पहली बात तो उतना पेट्रोल हम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि कोल से जितनी एनर्जी मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा पेट्रोल से मिलेगी। इसको एक पाइप में भी रख सकते हैं, लाइक हम, राइट। हम अगर सेप के मामले में देखे जाएँ तो ये जो लिक्विड है ये ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हम एक पाइप में भी रख सकते हैं इसको, एक बोतल में भी रख सकते हैं, एक पोट में भी रख सकते हैं, इस तरीके के, राइट। तो जो लिक्विड फ्यूल होता है इसका अपना अलग ही एक फ़ायदा होता है। अब हम सीधा चलते हैं जो हमारी ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी है वो उस पे, राइट। तो अब यहाँ पे आपको पता है ये है सैटेलाइट, ये है सैटेलाइट, राइट। उसके बाद में यहाँ पे है इंजन, उसके बाद में यहाँ ये जो 3 स्टेजेस हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, पहली स्टेज 1 है, इसमें सॉलिड फ्यूल होता है। इसको हम अगर एक बार अंडरस्टैंड कर गए तो हम आगे आने वाले पॉइंट्स को लगातार जल्दी जल्दी कर सकते हैं। सॉलिड फ्यूल ये होता है लिक्विड फ्यूल, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, क्रायोजेनिक। एक्चुअली में क्या होता है कि मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या जीएसएलवी का एक रफ इमेज बना रहा हूँ। हमें पता चल गया कि सॉलिड फ्यूल है तो ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, राइट। अगर नीचे बाहर होगा तो ये स्टेबल रहेगा, अपना रॉकेट है वो, ठीक है। एक बार में जल जाएगा, ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए, क्योंकि जो हमें यहाँ से अर्थ के ग्रेविटेशन को बीट करना है ना, अर्थ के ग्रेविटेशन को बीट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा थ्रस्ट कैसे मिलेगा, ये अगर सॉलिड यहाँ पे कंबशन हो रहा है तभी। उसके बाद में ये टेक्नोलॉजी यहीं तक काम करेगी। मान लो अर्थ के ऑर्बिट, मान लो अर्थ की जो निचली सतह है वहाँ से निकल गया और उसके बाद में कुछ एल्टीट्यूड पे या कुछ हाइट पे चला गया ये हमारा लॉन्च व्हीकल। उसके बाद में दूसरी जो स्टेज है वो लिक्विड है, ठीक है। इसके प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये लिक्विड स्टेज हो गई। तीसरी क्रायोजेनिक। अब क्या है कि सॉलिड जो फ्यूल है ना उसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था, राइट। फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर। लेकिन फ्यूल इसमें कौन सा यूज़ करेंगे जो बेस्ट होगा, यानी कि उसकी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी होगी, ठीक है, और वो मतलब इजी होगा, और मतलब हमें किसी तरीके की मिस हैपनिंग ना हो, आग ना लगे सेट लॉन्च व्हीकल में, इस टाइप से मतलब बहुत सारी चीज़ों को देख के हम क्या करेंगे, एक ऐसा फ्यूल यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और प्लस जो ऑक्सीडाइजर यूज़ होगा वो होगा अमोनियम परक्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट, राइट। सेकंड वन जो होगा लिक्विड के अंदर जो बेस्ट होगा वो होगा हाइड्रोजन, और प्लस देखो लिक्विड में 2 स्टेज होती है, एक लो होती है एक अपर होती है, तो हम मेनली हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं और इसी को याद रखना है क्योंकि उतना ज़्यादा डीप नहीं पूछ सकते क्वेश्चन। तो उसके बाद में जो सेकंड वन है जो ऑक्सीडाइजर है, क्योंकि हमें पता है ऊपर तो ऑक्सीजन तो होगी नहीं, इसलिए ऑक्सीडाइजर भेजना पड़ेगा, तो ये होगा अमोनियम, हाँ सॉरी ये अमोनियम वाला तो हमारे पास जो सॉलिड फ्यूल था उसमें था, ये होगा नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड,
राइट। ये दो टाइप की जो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल होगा इसका कॉम्बिनेशन होगा। अब क्रायोजेनिक के बारे में मैं बताता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, राइट, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ में आते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो -283 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए और -153 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए ऑक्सीजन, राइट। अब क्या है कि इतनी ये दोनों इस स्टेज में क्या होंगे, माइनस में होंगे, तो या तो ये लिक्विड होंगे या एक लिक्विड कंडीशन में चाहिए एक्चुअल में। तो इसके ऊपर मान लो प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा चाहिए, राइट। अब क्या है, ये जो -283 डिग्री सेंटीग्रेड और -153 सेंटीग्रेड जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का टेम्परेचर है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें इस तरीके की डिवाइस बनानी पड़ेगी, इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जो कि इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ये माइनस में है, माइनस में 4 डिग्री होता है, वो भी बहुत बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना। तो देखो आप -283 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, और वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में जब हम 36,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले किसके पास थी, यूएसए और रसिया के पास थी, राइट। इसके अंदर क्या था कि मेनली क्या होता था कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इससे क्या है कि स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, राइट। इससे हाइट बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ज़्यादा हाइट पे हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में तीसरा क्या है कि इसमें वेट जो है ना, वेट लेस वेट है, ठीक है, ठीक है। थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है, स्पीड भी बहुत अच्छी होगी, राइट। ये इसके प्रोज है, ठीक है। और इसके कॉन्स में क्या है कि ये इको फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का बाई प्रोडक्ट है ना, पानी, ये पानी निकलता है। लेकिन अगर हम जैसे बारूद को जलाएंगे तो उसका 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 एक अलग ही राख बनेगी, और उस राख को हम कहाँ अकोमोडेट करेंगे, कहाँ फेंकेंगे, उससे स्टेबिलिटी का भी इशू रहता है, ठीक है। अगर मान लो कहीं पूरे पूरे रॉकेट में अगर यहाँ पे ज़्यादा वेट है और ये एकदम से निकल गया तो ये तो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। फिर उस तरीके से हमें टेक्निक को डिज़ाइन करना पड़ेगा, इसकी शेप को डिज़ाइन करना पड़ेगा, राइट। तो शुरू में इन दोनों कंट्रीज़ के पास थी, तो हमने किसी तरीके से रसिया से मैनेज किया कि हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो रसिया से ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि यूएसए ने इसमें एक टांग अड़ा दी। ये अराउंड 1988 की बात है। यूएसए ने क्या किया, टांग अड़ाई, और यूएसए ने बोला कि इंडिया जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR का मेंबर नहीं है, और इसका अगर मेंबर होगा, ठीक है, इसका अगर मेंबर कोई भी कंट्री होगा तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, और जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग जैसे स्पेस के लिए या कुछ अच्छे ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे मिसाइल डेवलपमेंट हो गया, इस टाइप की चीज़ों में हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को टेक्निक ट्रांसफ़र कर रहा है तो, राइट। तो MTCR के जो मेंबर होते हैं वो आपस में टेक्नोलॉजी को शेयर करते रहते हैं, लेकिन वो एक गुड कोज के लिए, राइट। तो एक तरीके से ये अच्छा भी है, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम क्या थी, हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि मान लो हमारे जो जो एनिमीज़ थे, दो एनिमीज़ पाकिस्तान और चाइना, वो हमारे ऊपर इतनी बुरी नज़रें गड़ाए हुए थे कि हमें मिसाइल्स को हाईली टेक्निक यूज़ करके और हमें हाई रेंज की बनाना था, राइट, ताकि वो उनमें डर बना रहे एनिमी कंट्रीज़ में, राइट। तो यूएसए ने जो किया, लेकिन हमने क्या किया, वर्ल्ड को ऐसे कन्विंस किया कि हम लोग रसिया से हम क्या करेंगे, क्रायोजेनिक इंजन ले लेंगे, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन ले लेंगे, राइट। तो हमने 1993 के पास में क्रायोजेनिक इंजन्स को इंपोर्ट किया, लेकिन वर्ल्ड को हमने ये शो किया कि हम ये जो क्रायोजेनिक इंजन है इनकी कॉपी करके हम खुद का एक इंडिजेनियस क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या थी, जो रियल जो स्टोरी थी वो ये थी कि हमने बैक डोर से क्या किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया, और उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने क्या किया, एक महेंद्रगिरी में एक क्रायोजेनिक इंजन के लिए एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया उसको डेवलप करने के लिए, और फाइनली हमने क्या किया, क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, ठीक है। और ये क्रायोजेनिक इंजन हमें इतना फ़ायदेमंद हमारे लिए रहा कि हमने बहुत सारे मिशंस इससे लॉन्च किए हैं, लाइक जो MOM हमने लॉन्च किया, चंद्रयान हमने लॉन्च किया, लाइक, राइट। तो इस तरीके के जो मिशंस थे, इंटरप्लेनेटरी मिशन थे, वो हमने GSLV को लेके लॉन्च किए। और GSLV है वो एक्चुअल में क्या है, इसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, जो मैंने आपको
ये इमेज जो बताई है एक्चुअल में GSLV की है, राइट। लेकिन हम एक बेसिक आइडिया भी ले सकते हैं इससे कि लॉन्च व्हीकल किस तरीके से होता है, राइट। आई थिंक इतना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है। चलते हैं आगे और शुरू करते हैं नेक्स्ट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पीएमओ को कौन कौन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नीचे क्या है, इसरो है, ठीक है। और इसके अलावा अंतरिक्ष वगैरह ये इसरो की जो मेन अलग जो दूसरी ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो है। इसके अलावा PSUs भी है, जैसे अंतरिक्ष कॉरपोरेशन हो गया, NSIL हो गया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये प्राइवेट बॉडीज़ हैं। लाइक अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष एक तरीके से हमारा इसरो का कमर्शियल आर्म है, ठीक है। मान लो बाहर किसी देश को सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो अंतरिक्ष को मतलब कांटेक्ट करेगा, राइट। NSIL है, वो भी एक कमर्शियल आर्म है एक तरीके से, वो क्या करेगा, बाहर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उससे सैटेलाइट बनाने का काम करेगा, ठीक है। बाहर से लाइसेंस करेगा पब्लिक जो प्राइवेट एजेंसीज है इससे रिलेटेड उनसे। इसके बाद में जो इसरो के अंडर में जो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये अहमदाबाद में है, ठीक है। और इसकी ब्रांचेज इंडिया में भी है, देखो सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो कि उदयपुर में है, फतेह सागर लेक में, और इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है ये माउंट आबू में है, ठीक है। ये एक तरीके से नाइट इंफ्रारेड, मैंने बार बार आपको बताया कि इंफ्रारेड जो रेज होती है वो क्या करती है, हमें नाइट विजन के काम आती है, तो ये इससे रिलेटेड है एक तरीके से। उसके बाद में नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च लेबोरेटरी, ये क्या है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये है शिलोंग में, देखो नॉर्थ ईस्ट में हमारा शिलोंग में ही है एक स्पेस सेंटर, राइट। उसके बाद में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ये चंडीगढ़ में है। हमने एक डिस्कस किया था इसके बारे में, जो नैनो टेक्नोलॉजी में मोहाली में है, नैनो टेक्नोलॉजी जो है साइंस, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है वो मोहाली में भी है। तो पंजाब में चंडीगढ़ और मोहाली दो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हो गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। अगला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरला, यहाँ पे हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये भी IIST ये भी है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सिटी है एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। इसके अलावा कर्नाटका, देखो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्रा, ये चार जो सदर्न स्टेट है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में आगे क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट्स है इससे रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अंतरिक्ष जो है उसका जो ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। ये मार्केटिंग और कमर्शियल आर्म हमने डिसाइड कर लिया है, हमने डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद में जो ये फॉरेन कस्टमर्स होते हैं उनको मान लो कोई स्पेस से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, या फिर अगर उनको सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं तो ये अंतरिक्ष के साथ में संपर्क करेंगे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भी कमर्शियल आर्म है इसरो की, ठीक है। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के साथ। मैंने बताया था आपको प्राइवेट जो भी इंडस्ट्रीज़ है इंडिया में काम कर रही है सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए, तो उन सब के साथ में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो क्या करेगी, लाइजन करेगी। उसके बाद में इसरो का कमर्शियल आर्म है, ये न्यूली क्रिएटेड है, अभी रिसेंट ईयर्स में इसको बनाया गया है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के साथ में ये लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करेगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का काम करेगी, राइट। उसके बाद में इन स्पेस ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी जून 2020 में, राइट। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को, ठीक है, और प्रमोट करेगा, ऑथराइज करेगा, ठीक है। और जो भी स्पेस एक्टिविटीज़ है उनके बारे में जो भी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी है, लाइक जो भी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है वो सैटेलाइट बना रही है उनको प्रमोट करने के लिए, राइट। उसके बाद में स्पेस का इंस्ट्रक्टर से जो स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक अगर लॉन्च व्हीकल होगा या लॉन्चिंग साइट होगी वो तो गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, वो DRDO या इसरो के पास होगी। तो अगर मान लो प्राइवेट एंटिटीज़ है वो अगर सैटेलाइट को लॉन्च करेगी तो उनके जो लॉन्च व्हीकल या उनके जो स्पेस सेंटर है उन्हीं को यूज़ करके करेगी। तो ये इन स्पेस है एक तरीके से उसको लाइजन करने का काम करता है, राइट। उसके बाद में जो इसरो है
हमने डिस्कस किया था कि 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था 1969 में, उसको हमने इसरो को एस्टैब्लिश किया था इन कोसपार था, उसका नाम बदल के हमने एक तरीके से इसरो किया था, राइट। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को और इसकी एप्लीकेशंस को नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना, ठीक है, और नेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना। देखो चेयरपर्सन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कभी भी पूछा जा सकता है किस पीरियड में, मान लो अगर हमने मंगलयान को लॉन्च किया तो उस टाइम कौन था चेयरपर्सन इसरो का, या फिर हमने अगर चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था उस टाइम हमारे कौन थे इसरो के चीफ। तो इसरो के चीफ इंपॉर्टेंट है। 1969 में सबसे पहले विक्रम साराभाई जो थे, वो फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी, वो थे सबसे पहले इसरो के चीफ। उसके बाद 1972 में MGK मेनन, फिर सतीश धवन जी जो थे, जिनके नाम पर हमारा एक स्पेस सेंटर भी है, लॉन्चिंग साइट है ये। उसके बाद में 1984 में 10 साल तक UR राव साहब रहे थे, ये 10 ईयर्स तक रहे थे UR राव साहब। उसके बाद में 1994 से 2003 तक के कस्तूरी रंगन जी, फिर 6 साल के लिए G माधवन नायर, फिर 5 साल के लिए K राधाकृष्णन जी रहे थे। 2014 से 18 तक AS किरण कुमार जी रहे थे, राइट। और 2018 से 2022 तक K शिवन जी रहे थे। इनके टाइम ही हमने चंद्रयान 2 को, वो जो वीडियो वायरल हुआ था ना कि वो रो रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी उनको ढाढ़स बंधा रहे थे कि कोई बात नहीं, तो चंद्रयान जो 3 लॉन्च हुआ वो हमारा इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप था, जो सक्सेसफुल एक तरीके से हम मान सकते हैं कि जो हमारी एक सक्सेस थी इसरो की, वो स्टेप बाय स्टेप फेलियर होने के बाद में सक्सेस मिली। तो इसी से हम सीख ले सकते हैं कि हम एक बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयास करेंगे, और तब तक प्रयास करेंगे जब तक कि हमें हमारा एम प्राप्त नहीं हो जाता। इसरो के अंडर में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो फंक्शन कर रही है, वो देखो मैंने सबसे पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में बताया था, वो तिरुवनंतपुरम में, ये भी केरला में है, राइट। पहले थुम्बा के नाम से जाना जाता था, थुम्बा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। और उसके बाद में ये PSLV और GSLV जो भी लॉन्च व्हीकल है ना, वो बनाते हैं यहाँ पे, राइट। तो हम एक है ना, एक क्या करेंगे, एक मैप ड्रॉ करेंगे इंडिया का, एक रफ मैप ड्रॉ करेंगे, राइट। और कौन सी चीज़ कहाँ पे है, हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा मैप में ना लिख लेंगे, ताकि हमारे एक माइंड में एक पिक्चर प्रेजेंटेशन बन जाए कि भाई हम कैसे इसको कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे PSLV और GSLV बनते हैं। उसके बाद में UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में है, ये यहाँ पे है। ये क्या करते हैं, सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट बनते हैं यहाँ पे। सैटेलाइट्स जिसको हम लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर वेरियस कैमरा सेंसर्स लगा के हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, या हमने जो बात करी थी सैटेलाइट्स के जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में। उसके बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ये एक लॉन्चिंग साइट है, राइट। ये यहाँ पे है श्रीहरिकोटा, इसको सार के नाम से पॉपुलरली जानते हैं। सेकंड है कुलशेखरापट्टिनम, तूतीकोरन में तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु में यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे है यहाँ पे है कुलशेखरापट्टिनम तूतीकोरन में। अगला है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम है, ये 3 जगह है, तिरुवनंतपुरम है, बेंगलुरु है, और उसके बाद में महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। एक्चुअल में जो मैंने प्रोपल्शन सिस्टम बताया था, उसमें जो टर्बो इंजन बताया था ना, वो एक तरीके से वही प्रोपल्शन सिस्टम है। प्रोपल्शन का मतलब है एयर को हम यूज़ करेंगे इंजन में, राइट, और उसके बाद में कंबस्टन करेंगे और फिर थ्रस्ट करेंगे, यही है प्रोपल्शन, राइट। ये एक तरीके का प्रोपल्शन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, ये हसन कर्नाटका में है, राइट। इसमें क्या होता है कि जितने भी सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं, जो जियो स्टेशनरी है या जियो सिंक्रोनस है, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, ये जितने भी सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए उनकी मॉनिटरिंग होती है। फिर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है, ये क्या है, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, यहाँ पे स्टोर्ड और प्रोसेस किए जाते हैं, राइट, और टेक्निक और एप्लीकेशन यूज़ करके, ठीक है। जैसे अब क्या है कि यहाँ पे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद है, ये तो मेन इसके अलावा इसकी 6 रीजनल सेंटर्स भी है।
हम क्या करेंगे, जो भी डेटा निकालेंगे ना सैटेलाइट से, डेटा इन सेंस जितने भी फोटोज वीडियोज, जितने हमने कार्टोग्राफी करी है, जितने हमें एग्रीकल्चर डेटा को प्रोसेस किया है सैटेलाइट्स के माध्यम से, तो उन सबको है ना, उन सबको हमारे पास में स्टोर और प्रोसेस करने का काम है ना, वो ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर करता है। इसमें देहरादून, जयपुर, नागपुर, बेंगलुरु, खड़गपुर और शिलोंग है। देहरादून उत्तराखंड में है, जोधपुर राजस्थान में है, नागपुर महाराष्ट्र में है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, खड़गपुर उड़ीसा में है, उसके बाद में शिलोंग जो है वो मेघालय में, राइट। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु, ये भी हमने रिसेंटली इस्टेब्लिश किया है इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के अंतर्गत, जो गगनयान हमने लॉन्च करना है उसके लिए, राइट। उसके बाद में इंडियन डीप स्पेस है, ये अगर इंटरप्लेनेटरी मिशन मान लो, अगर हमने गैलेक्सीज के पार जाना है या फिर कोई प्लेनेट है उसके ऊपर जाना है, लाइक वीनस पे जाना है, या वीनस पे जैसे हमारा शुक्रयान जाएगा, राइट, 2030 में, ठीक है। तो वो एक तरीके से ये इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है बेलुलु कर्नाटका में, वहाँ से हमने इसके प्रोग्राम को मतलब प्लानिंग और डेवलपमेंट के हिसाब से आगे प्रोसेस करना है। अब इसरो का जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क है, इस ट्रैक बोलते हैं इसको, राइट। इसमें क्या होता है, जो भी कमांड सपोर्ट चाहिए सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल्स को, वो जो ग्राउंड स्टेशंस हैं वहाँ से दी जाती है, राइट। हमारे वेरियस जगह पे जैसे सेंटर्स हैं इसके, वो जैसे अगर पोर्ट ब्लेयर के आसपास है अगर लॉन्च व्हीकल, राइट, अगर तिरुवनंतपुरम के या त्रिवेंद्रम के आसपास में है, तो वो क्या करेंगे, जिस रीजन के हिसाब से क्या करेंगे, उस जो सैटेलाइट लॉन्चिंग या लॉन्चिंग व्हीकल है उसको क्या करेंगे, कमांड देंगे, राइट। किसी प्रकार की उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको सपोर्ट करेंगे। ग्लोबल स्टेशंस में क्या है कि ग्लोबल स्टेशंस जो हैं उनकी भी हम मदद ले सकते हैं। ये मॉरिशस में है, इंडोनेशिया में है, ब्रुनई में है, ये तीनों, ये तो इंडियन ओशियन में है मॉरिशस। उसके बाद में इंडोनेशिया और ब्रुनई साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। उसके बाद में वियतनाम भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। उसके बाद में रसिया, नॉर्वे। रसिया क्या है, हमारे ऊपर मतलब जो नदर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद में नॉर्वे जो है वो नॉर्डिक कंट्री है। उसके बाद में पनामा, ये भी मतलब मैक्सिको और जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्लोबल स्टेशन है, यहाँ से भी हम मदद ले सकते हैं अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आती है तो। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद में है और दिल्ली में भी है, राइट। और उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून उत्तराखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। एक्चुअल में जो एग्ज़ाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो फैक्चुअल, दूसरा करंट, तीसरा क्या है, जो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट प्लस इसके साथ में जितनी भी टेक्निक्स हैं, जैसे लॉन्च व्हीकल में कौन सा कैसे मान लो ईंधन यूज हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं ना जो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। अब क्या ऑर्बिट्स के बारे में हमने देखा था कि हमने जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट था वो 35,786 किलोमीटर पे था। अब क्या, ये 3 प्रकार के ऑर्बिट होते हैं। देखो, एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक होता है मतलब जो फाइनली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, राइट। तो अब ये तीनों जो ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर क्या होता है कि ये जो ऑर्बिट है इसमें 0 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की हाइट में हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को घुमाते हैं। लाइक ये अर्थ है तो ये 2000, ये जो एरिया होगा वो 2000 किलोमीटर का होगा, राइट। 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर, यानी 500 भी हो सकता है, 400 भी, 300 भी, कैसे भी। मीडियम अर्थ ऑर्बिट है ये 2000 से लेके, और हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 35,786 किलोमीटर, यानी कि इससे इन दोनों के बीच में जो ऑर्बिट होगा उसको बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है, ये है एक फिक्स लिमिट है 35,786 किलोमीटर की हाइट पे ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा, राइट। इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है हमने ये देखा था कि हम लो अर्थ ऑर्बिट में अगर हमारा
जो सैटेलाइट है, वो जैसे पोलर सैटेलाइट के बारे में देखा था, वो भी हमारे 15 से 16 चक्कर अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है, राइट। ये 80 टू 90 मिनट्स का एक इसका टाइम होता है, उसके अंदर वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काट लेता है, राइट। इसका 2 to 24 आवर्स, ये इसका 24 आवर्स, राइट। इसमें क्या होता है, रिमोट सेंसिंग, जैसे अर्थ की फ़ोटो खींचनी है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स जो होते हैं, हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है सैटेलाइट्स को लेके, राइट। टेस्टिंग रॉकेट जो होते हैं, ये भी इसी अर्थ ऑर्बिट के अंदर आते हैं। उसके बाद में नेविगेशन सैटेलाइट, हमें क्या करना है, किसी भी मतलब अगर किसी डायरेक्शन को देखना है, राइट, कौन सा कोऑर्डिनेट्स को देखना है कि किधर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, राइट। जैसे अगर हम समुद्र में एक बोट पे बैठे हैं या कोई शिप पे बैठे हैं, तो हमारी शिप किधर जा रही है, समुद्र में तो डायरेक्शन का पता चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो नेविगेशन सैटेलाइट्स है ये हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो ही इतनी दूर होते हैं, मतलब 35,786 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें जैसे ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं और सेंसर्स लगे होते हैं, इसकी मदद से जो हमें कोई मैसेज भेजना होता है, सबसे पहले यहाँ जाता है और फिर यहाँ जो ऑब्जर्वर है, जो यहाँ से सेंडर है वो और रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर आपस में अगर मैसेज लेंगे और देंगे तो ये क्या होगा, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की मदद से ही किया जा सकता है, राइट। अब क्या होता है कि अगर मान लो कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है और एक टाइम पे अगर ये यूज़लेस हो गया तो इसको क्या करेंगे, हम धक्का देके उसके बाद में एक नेक्स्ट ऑर्बिट में स्थापित कर देंगे, जो कि नियर अबाउट 300 किलोमीटर आगे होगा। इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ग्रेवयार्ड इन द सेंस कि मतलब एक ग्रेवयार्ड वैसे तो कब्र होती है, कोई भी चीज़ मरने के बाद में ग्रेवयार्ड में मान लो दफनाते हैं तो उसको कब्र बोलते हैं। तो ये एक तरीके से कब्र है सैटेलाइट्स की, उसको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट बोलते हैं, राइट। लो अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट्स के बारे में हमने पहले पढ़ लिया। सन सिंक्रोनस के बारे में पढ़ लिया कि पोलर ऑर्बिट होता है एक तरीके से और लो अर्थ ऑर्बिट होता है, और ये सन की तरह हमें उसी टाइम पे दिखाई देगा जिस टाइम पे स्पेसिफिकली इसकी पोजीशन हमारे ऊपर आएगी, राइट। और हर दिन वो उसी टाइम पे दिखाई देगा हमें। ये अर्थ की इमेजिंग के लिए काम में आता है, राइट। उसके बाद मिडल अर्थ ऑर्बिट हमने देख ही लिया है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ये हमने डिस्कस किया था, नाविक और IRNSS, ये नेविगेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। तो ये क्या है कि जैसे मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एक तरीके से, राइट, और नेविगेशन सैटेलाइट भी है, और ये इस एल्टीट्यूड पे इसको रखा जाएगा वहाँ पे, राइट, 35,786 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे, और उसके बाद में ये चारों ओर चक्कर काटेगा। उसके बाद में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, हमने ऑर्बिट्स के बारे में देखा था। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो थे वो अर्थ की इक्वेटर है उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, राइट। और एक टाइम पे अगर ऑब्जर्वर कहीं पे है तो वो उसी के ऊपर रहता है एनी टाइम, और 24 आवर्स हम इसको देख सकते हैं, राइट। ये एक तरीके से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अगर होगा तो वो क्या करेगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस दोनों में, राइट। उसके बाद जियो सिंक्रोनस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, 2 किलोमीटर बिलो जियो स्टेशनरी के होते हैं, लेकिन इनको 35,786 किलोमीटर पे भी वहाँ पे भी रख सकते हैं, उसके थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं मिडल अर्थ ऑर्बिट में, राइट। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स थे, वो शुरू में वहाँ यहाँ पे रखे जाते थे, राइट, इस ऑर्बिट में रखे जाते थे, लेकिन अब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखे जाते हैं, राइट। जैसे हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, वो जियो स्टेशनरी में लॉन्च करना है तो पहले जियो सिंक्रोनस में रखेंगे, उसके बाद में उसको आगे दूसरे जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। और जियो स्टेशनरी आपको पता ही है इक्वेटर के चारों ओर चक्कर लगाएगा, हमेशा इक्वेटर के ऊपर ही रहेगा ही, राइट। उसके बाद है होमन ट्रांसफर ऑर्बिट, ये क्या है कि इलिप्टिकल पाथ में चक्कर काटता है, राइट, और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लो ये होमन ट्रांसफर ऑर्बिट है, राइट। अगर इस ऑर्बिट में हमने क्या किया, कोई सैटेलाइट रखा तो वो चलते चलते यहाँ जियो तक आएगा, तो जियो से हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को चेंज करके और इस ऑर्बिट में ले आएंगे, राइट। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस सैटेलाइट को ऐसे घुमाने के लिए, राइट। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट हमने डिस्कस कर ही लिया कि 300 किलोमीटर बाद का जो ऑर्बिट है, राइट। अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है यहाँ पे, ठीक है, और इसके यहाँ पे तो चक्कर काट रहे हैं, देखो अगर यहाँ पे दूसरे फंक्शनल सैटेलाइट होंगे वो चक्कर काट रहे होंगे, और उनके साथ में अगर वो जो डेड सैटेलाइट है वो टकरा जाएगा तो हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा ना, राइट।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 300 किलोमीटर आगे का दूसरा जो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट है उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ताकि सारा का सारा वेस्टेज वहाँ घूमता रहे। ये एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जो डेड सैटेलाइट्स हैं उनको हम वापस तो अर्थ पे ला नहीं सकते हैं, तो इससे अच्छा कि हम दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर दें, सो दैट ये हमारी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, राइट। ये जो कामरान लाइन है ये 100 किलोमीटर का एक ऑर्बिट है, 100 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये थियोडोर वॉन कामरान के नाम पे एक हंगेरियन अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है कि अर्थ जो है, अर्थ में नॉर्मली जो एयर अवेलेबल रहती है मैक्सिमम रहती है 100 किलोमीटर तक, राइट। एयर अवेलेबल रहती है, और उसके बाद में क्या है कि ये स्पेस ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो 100 किलोमीटर के बाद का जो एरिया और उससे नीचे का एरिया एक एक तरीके से डिफरेंस यानी कि डिस्टिंक्शन है उसको शो करता है, और उसको शो करने के लिए हमने क्या किया, एक कामरान लाइन को ड्रॉ किया है, राइट। उसके बाद में प्रोपेलेंट एंड क्रायोजेनिक स्टेज, ये हमने देखा था कि सॉलिड प्रोपेलेंट, लिक्विड, क्रायोजेनिक स्टेज, इन तीनों के बारे में हमने देख लिया कि सॉलिड प्रोपेलेंट कैसे काम करता है, जो सॉलिड फ्यूल है एक तरीके से, वो स्टेज 1 में काम करता है, राइट। ये ज़्यादा हेवी होता है, ठीक है, और इससे थ्रस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर मान लो नीचे अगर लॉन्च व्हीकल यहाँ खड़ा है तो उसमें सबसे नीचे जो स्टेज 1 में होगा वो सॉलिड फ्यूल रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी से जल जाएगा और इसका थ्रस्ट भी बहुत हाई होगा, ठीक है। ऊपर जाके इंस्टेबिलिटी को कम करेगा, राइट। उसका भार है वो यहीं जल के ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमारे से ये लॉन्च व्हीकल ज़्यादा भारी नहीं होगा, और ज़्यादा भारी नहीं होगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, राइट। इसके अंदर हमने जो फ्यूल डाला था, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, और ऑक्सीडाइजर डाला था अमोनियम परक्लोरेट, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया। लिक्विड प्रोपेलेंट भी हमने डिस्कस कर लिए कि हाइड्रोजन मिलाते हैं, उसके बाद में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड डालते हैं उसमें, राइट। उसके बाद में जो क्रायोजेनिक स्टेज है उसके अंदर हम देखते हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं। एक्चुअली वहाँ पे एक गलती ये हुई थी कि -283 लिखा था मैंने, -253 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह है लिक्विड हाइड्रोजन, राइट। लिक्विड हाइड्रोजन, ये -183 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये है लिक्विड ऑक्सीजन, राइट। अब क्रायोजेनिक की हिस्ट्री हमने डिस्कस कर ही ली है, तो हमने क्या किया है, 1994 में महेंद्रगिरी में एक तमिलनाडु में अपना एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसके बाद में हमने CE7.5 और CE20 ये दोनों डेवलप कर लिए इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, और ये इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। CE25 है वो अंडर डेवलपिंग स्टेज में है, यानी कि अंडर डेवलपमेंट है, इसका अभी 2030 तक ये बन जाएगा, राइट। और इंडिया 6th कंट्री है वर्ल्ड में जो इंडिजिनियसली यानी कि स्वदेशी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इसने डेवलप करी है। एक्चुअल में क्या है कि क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी इसमें सबको पता चल गया है कि भी हाँ ऑक्सीजन होगी वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखनी है, और जो हाइड्रोजन है वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखनी है। लेकिन रखेंगे कैसे, इसकी टेक्नोलॉजी एक टाइप की है, इसमें तरीका है कि कैसे रखेंगे उसको, राइट। बेनिफिट हमने देख लिए कि ये हायर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट देता है, राइट। उसके बाद में ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज़ करता है जो कि एबंडेंटली अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इवन हम पानी से भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना सकते हैं, राइट। बाय प्रोडक्ट है इसका वाटर है, यानी कि जो धूल धुआं और राख निकलती है सॉलिड फ्यूल से वो इससे नहीं निकलेगी, ठीक है। उसके बाद में जो लॉन्च व्हीकल है ना, लॉन्च व्हीकल में हमने सबसे पहले जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किए थे वो SLV और ASLV यूज़ किए थे। वर्तमान में हम PSLV और GSLV के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने देख लिया है। उसके बाद में RLV, SSLV और NGLV के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, ये किसकी लीडरशिप में डेवलप हुआ था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की लीडरशिप में डेवलप हुआ था। 1979 में इसका पहला टेस्ट कंडक्ट किया गया था जो कि फेल हो गया था, लेकिन दूसरा जो 1980 में कंडक्ट किया गया था वो सक्सेसफुल हो गया था। इसमें 4 स्टेजेस हैं और सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ होता है इसमें, राइट। तो ये जैसे 4 स्टेज है, यहाँ पे एक इंजन आ जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, यहाँ पे भी सॉलिड होगा, यहाँ पे भी सॉलिड होगा, यहाँ पे भी सॉलिड होगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे इंजन होगा और यहाँ पे भी सॉलिड होगा, राइट। तो ये 4 स्टेज होगी एक तरीके से। ये 40 से 50 किलोग्राम के सेटेलाइट को एक नीचे वाले ऑर्बिट में, यानी कि 500 से लेके 1000 किलोमीटर की जो रेंज है उसके अंदर हम इसको स्थापित कर सकते हैं सेटेलाइट को इसकी मदद से। रोहिणी सीरीज का RS1 जो हमने देखा था, RS2, राइट। उसके बाद में ऑगमेंटेड सैटेलाइट व्हीकल है,
ये हमने सेकंड जनरेशन का व्हीकल था जो कि 1987 से 94 के बीच में डेवलप किया था। इसमें 5 स्टेज है, ठीक है। और रोहिणी सीरीज के जो सैटेलाइट है वो भी हमने इसी से लॉन्च किए थे। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। और ये इम्पोर्टेंट था एक्चुअल में, क्योंकि ये जो मेन व्हीकल था इसरो का, और 1994 में इसको यूज़ किया जा रहा है 1994 से। ये इसमें भी 4 स्टेज प्रोपेलेंट यूज़ होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। यानी कि यहाँ से सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, राइट। ये साइड में लगे होते हैं वो बूस्टर्स होते हैं, राइट। 6 स्ट्रैप बूस्टर्स ऑन इट, ठीक है, जिसके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज किया जाता है। जो बूस्टर्स होते हैं उनके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज किया जाता है, क्योंकि बूस्टर लास्ट में जाके और अलग हो जाएंगे, राइट, अलग हो जाते हैं, और उसके बाद में सिर्फ एक लॉन्च व्हीकल बचता है। PSLV की टाइप्स हैं, इसमें कोर एलोन है, इसके अंदर 4 स्टेज प्रोपेलेंट होता है। तीनों में देखो, तीनों में 4 स्टेज प्रोपेलेंट है, लेकिन जैसे जैसे एडवांस हम बढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि सॉलिड प्रोपेलेंट एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया इसमें। और 6 स्ट्रैप बूस्टर्स जो थे वो इन दोनों में है, ग्राउंड में और एक्स्ट्रा लार्ज में, राइट। और इसके अंदर जो पेलोड कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई है, वो 1800 किलोग्राम तक बढ़ गई है लो अर्थ ऑर्बिट में। यानी कि जो PSLV एक्चुअल में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, राइट। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये क्या है, क्या करेगा, जो अर्थ का जो पोलर ऑर्बिट है उसी के अंदर सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करेगा, यहाँ पे स्थापित करेगा, एस्टैब्लिश करेगा, राइट। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से अर्थ से लेके और जो पोलर ऑर्बिट है इसकी डिस्टेंस लगभग ये हम मान सकते हैं कि 500 से लेके 1000 किलोमीटर की है, राइट। तो 500 से 1000 किलोमीटर की मतलब बिल्कुल कम एल्टीट्यूड में, कम हाइट पे हम क्या कर सकते हैं, 1800 किलोग्राम तक का एक जो पेलोड है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, ये 4th जनरेशन का है, 2001 से यूज़ कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि विकास इंजन को यूज़ किया गया है लिक्विड स्टेज के लिए, राइट। और S200 इंजन है, इसमें देखो 3 इंजन यूज़ किए गए हैं, सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर क्रायोजेनिक, राइट। तो लिक्विड है विकास इंजन, और ये हमने इंडिजिनियसली डेवलप किया है। उसके बाद में दूसरा जो इंजन है वो है S200, वो सॉलिड प्रोपेलेंट के लिए, सॉलिड जो फ्यूल के लिए। और तीसरा क्रायोजेनिक स्टेज है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिक्विड फॉर्म के लिए, राइट। इसके अंदर 4 स्ट्रैप बूस्टर्स हैं, राइट। GSLV के टाइप हैं, GSLV Mark 1, Mark 2, Mark 3। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें C20 इंजन का यूज़ किया है, क्रायोजेनिक इंजन, इसी से मोस्ट लॉन्च किए जाते हैं। 4 to 5 टन सैटेलाइट अप टू GTO तक, राइट। उसके बाद में 10 टन का जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट तक, यानी कि ये जियो सिंक्रोनस तक, यानी कि जियो स्टेशनरी तक, एक तरीके से जियो स्टेशनरी तक। और उसके बाद में ये 4 to 5 टन यूज ले जा सकते हैं हम, यानी कि 1 टन में होते हैं 10 क्विंटल्स, तो 50, एक तरीके से 50 क्विंटल्स तक के जो पेलोड है उसको हम ले जा सकते हैं। ये 10 टन का, यानी कि 100 क्विंटल्स तक का जो सैटेलाइट है वो हम लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। इमेजिन हमने लो अर्थ ऑर्बिट जो हमने बात करी थी, लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहाँ है, उसके बाद में फाइनली जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो कहाँ पे है, जो सबसे बाहर वाला है। अब क्या है कि RLV, ये क्या है कि फ्यूचरिस्टिक एक तरीके से लॉन्च व्हीकल है। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे अगर नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये जो लॉन्च व्हीकल है ये हमने एक बार यूज़ कर लिया, दोबारा इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर ये लॉन्च व्हीकल है, इसको यूज़ करते हैं, सैटेलाइट यहाँ पे चला गया और ये लॉन्च व्हीकल है जो समुद्र में गिर जाएगा, राइट, ये एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो रीयूज लॉन्च व्हीकल है इसके अंदर क्या होगा, सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित कर देगा और उसके बाद में जो लॉन्च व्हीकल होगा वो समुद्र में किसी ऐसी जगह लैंड करवाया जाएगा, ऐसी जगह इसको रखा जाएगा, इसकी शेप भी इस तरीके से बनाई जाएगी जैसे विंग्स लगे हुए हैं, राइट। ये इसको डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा और फाइनली एक ऐसी जगह उतारा जाएगा इसको जहाँ से हम सेफली इसको रिकवर करके और यहाँ लैंड पे लाके और इसको हम दोबारा मतलब उपयोग में ले आएंगे, राइट। तो ये मल्टीपल लॉन्चिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। 2016 में RLV-TD इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था और इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है, राइट। स्क्रैमजेट इंजन मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से अंदर जाती है, ठीक है, और फिर टरबाइन घूमता है और फिर लास्ट फाइनली क्या होता है, कंबशन होकर थ्रस्ट बनता है, राइट। SSLV होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये बेबी रॉकेट है इसरो का, 3 स्टेज है इसके अंदर, सॉलिड प्रोपेलेंट भी इसमें यूज होगा, राइट।
उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या होता है, 15 दिन के अंदर इसको रिकवर करके दोबारा असेंबल करके दोबारा से लॉन्च किया जा सकता है कोई भी सैटेलाइट, राइट। कोई भी टाइप का सैटेलाइट है, जैसे अगर माइक्रो है, नैनो है, छोटा 500 किलोग्राम तक का जो लो अर्थ ऑर्बिट में और 300 किलोग्राम तक का जो आगे की जो ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर, राइट। उसके बाद में मल्टीपल ऑर्बिट्स में ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो अर्थ है, ठीक है, यहाँ से हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया तो 3 सैटेलाइट लॉन्च किए मान लो, एक लो अर्थ ऑर्बिट में डालना है, एक मिडल में और एक जियो स्टेशनरी में डालना है। अब क्या होगा कि हमने एक लॉन्च व्हीकल लिया है, ठीक है, एक लॉन्च व्हीकल लिया है और एक लॉन्च व्हीकल को क्या करेंगे, उसी में हमने तीनों सैटेलाइट रखे और वही लॉन्च व्हीकल यहाँ भी एस्टैब्लिश कर देगा, सैटेलाइट को यहाँ भी कर देगा और यहाँ भी कर देगा, यानी कि तीनों में एक ही सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है वो काम में आएगा। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम एक से ही तीनों के तीनों सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, वो भी तीनों डिफरेंट ऑर्बिट के। तो ये हमारा एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ये भी 2023 में सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका है, राइट। उसके बाद में सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये लॉन्च व्हीकल का कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। इन रेवेन्यू में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि हमारा जो राजस्व है वो बढ़ेगा, सरकार के पास इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, ये भी इसरो क्या कर रहा है, PSLV को इससे रिप्लेस कर रहा है। PSLV को रिप्लेस कर रहा है इसलिए टेक्निकली सोचो क्या है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट के लिए यूज़ में आएगा, राइट, ठीक है। ये 10 टन का GTO में और लो अर्थ ऑर्बिट में क्या है 20 टन का, यानी कि जो लो अर्थ ऑर्बिट में डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, ज़्यादा पे लोड हम ले जा सकते हैं, राइट। और अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, कम पे लोड ले जा पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। इसमें सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी लगी हुई है, यानी कि क्रायोजेनिक भी है और उसके बाद में क्रायोजेनिक और प्लस उसके बाद में जो भी हमारे पास जो टरबाइन इंजन है उसके अंदर फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर डाल के और हम कर सकते हैं इसको, राइट। उसके बाद में इसके अंदर देखो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में लिक्विड हाइड्रोजन डालते हैं हम, H2 और O2। हमने देखा था -253 और -183 डिग्री पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डालते हैं। इसके अंदर रिफाइंड केरोसिन डालते हैं, राइट। लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर दोनों सेम है, लेकिन रिफाइंड केरोसिन डालते हैं इसमें किसकी जगह, लिक्विड हाइड्रोजन की जगह, राइट, फ्यूल के मामले में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि ये नई चीज़ है, रिफाइंड केरोसिन है, इससे हम इस केरोसिन का हम यूज़ कर रहे हैं। देखो केरोसिन बंटना बंद हो गया था क्योंकि इसके ये जो इको सेंसिटिव ज़्यादा था, क्योंकि इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो ज़्यादा हो रहा था, राइट। लेकिन हम लोग केरोसिन को यूज़ करके और फिर एक नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, राइट। उसके बाद में जो टेम्परेचर है ये -253 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, लेकिन इसमें नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ये भी हमारे लिए फ़ायदा है। ये कंपेरेटिवली हल्का है और ज़्यादा दूर तक इसको बहुत कम स्थान में रख सकते हैं, मतलब बहुत कम स्थान में इसको रख के और इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वेट इससे ले जा सकता है हायर एल्टीट्यूड पे, यानी कि ज़्यादा हाइट पे। इंजन ज़्यादा पावरफुल है इसका, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अंदर जो इंजन लगे हैं वो SCE 200 लगे हुए हैं, राइट। और इसके अंदर CE 7.5 और CE 20 और CE 25 हमने देखा था कि बन रहा है। अगर हैवी और ज़्यादा दूर तक के मिशन के लिए तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अगर मान लो हमने लो अर्थ ऑर्बिट में डाला है या मिडिल अर्थ ऑर्बिट में थोड़ी दूरी पर डालना है, मतलब थोड़ी हाइट पे अगर सैटेलाइट को एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है। सैटेलाइट्स के बारे में हमने बात की थी, रिमोट सेंसिंग, ये क्या है, पोलर ऑर्बिट में डालते हैं, राइट। पोलर ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करते हैं इसको, रिमोट सेंसिंग को। फिर कम्युनिकेशन को हम 786 किलोमीटर की हाइट पे उस ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करते हैं। नेविगेशन वाले मिडिल अर्थ ऑर्बिट में करते हैं, राइट। और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मतलब मेनली तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं, लेकिन ये कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज पर हमारे रिक्वायरमेंट है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो अर्थ के बिल्कुल पास में होते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी में भी यूज़ किए जाते हैं। इनका पीरियड जो हमने देखा था 80 to 90 मिनट्स है, तो एक बार 15 से 16 चक्कर काटते हैं। ये पीरियड वेरी कर सकता है कि हम अगर किस डिस्टेंस में, किस हाइट पे उसको और किस ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से पीरियड वेरी कर सकता है, राइट। यूजेज हम देख सकते हैं,
रिसोर्स असेसमेंट में लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट, एग्रीकल्चर, इनकी मैपिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में। देखो वेदर फोरकास्ट में कौन सा सैटेलाइट यूज़ किया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में, अर्बन प्लानिंग में, रूरल डेवलपमेंट में, क्योंकि हमें बहुत नीचे से मैपिंग करनी है ना एक तरीके से, सर्विलेंस में, रिकॉनेसेंस में, राइट। और इंडिया ने सबसे पहले IRS-1A 1988 में सबसे पहले इंडियन जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो USSR की मदद से लॉन्च किया था। 17 ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है अभी ऑपरेशनल इंडिया के पास। रिसोर्स सेट, ओशियंस के लिए, कार्टोसेट कार्टोग्राफी के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए RI सेट। उसके बाद में सरल है, वो जॉइंट वेंचर है इसरो और जो CNES है फ्रांस का, ठीक है। उसके बाद में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये भी पोलर ऑर्बिट में डालते हैं हम, ठीक है, ताकि हम लोग नज़दीक से हम अर्थ को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल जो सैटेलाइट्स हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ये भी हम लोग क्या लो अर्थ ऑर्बिट में डालते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमें पता है कि 24 आवर में एक चक्कर काटता है अर्थ का। इसमें क्या है कि ये एक अपलिंक और डाउनलिंक होते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। ये सेंडर होता है, ये रिसीवर होता है, और एक ये ट्रांसपोंडर्स की मदद से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। इस टाइप की टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, DTH, टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं इनको, राइट। उसके बाद में देखो इंडिया के पास 20 ऑपरेशनल एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वो देखो 17 और 21 ये दो डेटा है ना, ये ज़रूर याद रखना। ग्राम सेट है, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए, रुक्मिनी है फॉर नेवी, इसको याद रखना। एंग्री बर्ड एयरफोर्स के लिए, ये भी याद रखना, राइट। नेक्स्ट जो है नेविगेशन सैटेलाइट्स ये क्या करते हैं, हमें मेनली हमें डायरेक्शनल हमारी जो डायरेक्शन दिखाने के लिए, हमारी मैपिंग दिखाने के लिए भी, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, हमारी एक्चुअल रियल टाइम जो पोजीशन है उसको दिखाने के लिए यूज़ में आते हैं नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं इसमें। स्पेस सेगमेंट होता है, एक कंट्रोल सेगमेंट होता है, एक यूज़र सेगमेंट होता है। यूज़र जो यूज़ करता है, कंट्रोल जिसकी मदद से इसको कंट्रोल किया जाता है, और स्पेस सेगमेंट जो सैटेलाइट जो होते हैं वो स्पेस में, जैसे USA का GPS सैटेलाइट है, इन्होंने 24 सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करके रखा हुआ है पूरी अर्थ के चारों ओर। तो ये पूरा अर्थ को कवर करके, और उसके बाद में जो रियल टाइम हमारा जो लोकेशन है उसको हमें बताते हैं। नेविगेशन सिस्टम वर्ल्ड के डिफरेंट टाइप के हैं। रेस्ट्रिक्टेड सर्विस कौन सी होती है, जो आर्म फोर्सेज जो होती है उनके पास में, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास में हमें एक्चुअल और रियल टाइम हमारा लोकेशन का पता नहीं चलेगा, ना ही उनकी मैपिंग पता चलेगी, राइट। तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। अब क्या है कि नेविगेशन सिस्टम वर्ल्ड में GPS USA का है, ग्लोनास रसिया का है, गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का है, बैडू है चाइना का, नाविक इंडिया का है, ठीक है, और QZSS है वो जापान का है। तो इंडिया जो है वो हमारा 6th कंट्री है नेविगेशन जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च करने में और अपना नेविगेशन सिस्टम बनाने में। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ठीक है, और US एयरफोर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, राइट, जिसको हम नॉर्मली अब यूज़ करते हैं। 1978 में उन्होंने लॉन्च कर दिया था। देखो कितना आगे है हमसे ये टेक्नोलॉजी के मामले में। 1995 में फुली ऑपरेशनल हुआ था। देखो 1999 का जो करगिल वार था उसमें हमें जो रियल टाइम और एक्चुअल लोकेशन नहीं दिया था टेररिस्ट का और जो पाक आर्मी का, USA ने, जिसकी वजह से हमारे जो फाइटर्स है वो बॉम्ब्स को गलत जगह पे ड्रॉप करके आए थे, राइट। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 1999 के बाद में इंडिया ने खुद का एक पोजिशनिंग सिस्टम है वो बनाने का सोचा। नाविक के अंदर अभी तक 8 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। 3 जियो स्टेशनरी में यानी कि बहुत ऊपर 35,786 किलोमीटर पे, और 4 जियो सिंक्रोनस में, यानी कि ये एक तरीके से इसके चारों ओर, और ये भी 35,786 पे, लेकिन एक ही एंगल पे है, राइट। तो ये तो 24 आवर इक्वेटर के ऊपर चक्कर काट रहे हैं, और ये जियो सिंक्रोनस है वो एक टाइम में हमारे ऊपर आते हैं, राइट। एक्यूरेसी 5 to 20 मीटर है, यानी कि हमारा जो लोकेशन है उसे 20 मीटर के दायरे के अंदर हमें लोकेशन दिखाएगा। मिलिट्री की 0.5 मीटर है, राइट। उसके बाद में गगन GPS रेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, ये क्या है, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जॉइंट वेंचर है, और इसकी मदद से एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जो सिविलियन जो एयरक्राफ्ट है उनका वो पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है, राइट। उसके बाद में स्पेस साइंस के जो सैटेलाइट है उसमें 4 मिशन लॉन्च किए गए हैं। उसमें फ्लाई बाय मिशन है, लाइक अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी है, कोई प्लेनेट है, तो उसके चारों ओर चक्कर काटने का, ठीक है। उसके बाद में ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर क्या होता है, जैसे
फ्लाई बाय मिशन इसके अंदर क्या होता है, एक बार ये सेलेस्टियल बॉडी के पास, प्लेनेट के पास जाके और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस आ जाएगा। ऑर्बिटर क्या होगा, इसके चारों ओर घूमता रहेगा और हमें मैसेज सेंड करता रहेगा, जैसे चंद्रयान मंगलयान। लैंडर क्या है, जैसे विक्रम लैंडर है, ये चंद्रमा की सतह पर इसने लैंड किया और लैंड करने के बाद उसमें रोवर निकला और रोवर ने चारों ओर घूम के और जितनी भी जो उसकी जो रॉक्स की कंपोजिशन है, वहाँ पे कौन सी गैस है, वहाँ पे वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, राइट, वहाँ की सॉइल कैसी है, तो उस तरीके से हम लैंडर का उपयोग करते हैं। रोवर मैंने बता ही दिया आपको कि रोवर जो है वो चलने वाला, एक तरीके से नीचे एक छोटी सी गाड़ी टाइप की होती है, इसके ऊपर डिफरेंट काइंड के सेंसर ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, कैमरा भी लगा होता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम जो भी प्लेनेट या जैसे अगर मून पे हमने भेजा तो मून के हम रियल टाइम जो फोटोग्राफ्स हैं वो ले सकते हैं और रॉक्स कंपोजिशन के बारे में जान सकते हैं। इंडिया के मिशन है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। चंद्रयान 1 है वो 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये अपोलो मिशन की स्टडी को इफेक्ट और उसके इफेक्ट को मतलब जानने के लिए किया गया था, राइट। और 2009 में इसका कनेक्शन है वो लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से पार्शियली सक्सेसफुल था क्योंकि हमारा ये पहला कदम था इंटरप्लेनेटरी, राइट। और इसके टाइम पे आप देखना, इसके टाइम पे जो हमारे जो इसरो के चीफ थे वो कौन थे, उस चंद्रयान 2 के टाइम के कौन थे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। चंद्रयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था और 2019 की बात है, जुलाई की, ठीक है। और टेरेन मैपिंग के लिए मून के ऊपर जितने भी रॉक्स है, जितनी माउंटेन्स है, जितने खड्डे हैं, उन सब की मैपिंग के लिए, मिनरल असेसमेंट के लिए, ठीक है। इसमें ऑर्बिटर और जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर थे, इस लैंडर ने ढंग से मतलब ये लैंडर क्रैश कर गया था लैंडिंग के टाइम पे, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो ढंग से काम कर रहा है अभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मतलब 7.5 साल तक ये काम करता रहेगा, 2019 से लेके और 2026 के बाद में 2027 के मिड में ये जाके और ये कनेक्शन लॉस्ट होगा इसका, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है कि जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ये तो यूज़फुल नहीं रहे, लेकिन हमारा ये पार्शली सक्सेसफुल रहा मिशन। देखो चंद्रयान 2 है ना, वो लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास को लेके जाएगा, मतलब ये लेके गया था, राइट। उसके बाद में जो एटमॉस्फेयर कंपोजिशनल एक्सप्लोरर, लाइक वहाँ पे कौन कौन सी गैसेज है, वहाँ पे कौन सी सॉइल है, उनकी कंपोजिशन को चेक करने के लिए ये कैक था। और जो क्लास था वो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था, ये एक्सरे की मदद से डिफरेंट काइंड की इमेजिंग्स बनाएगा। चंद्रयान 3 में ये तीसरा लूनर मिशन है हमारा, ठीक है। और सक्सेसफुल है ये बिल्कुल, क्योंकि जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसका बजट नियर अबाउट 640 करोड़ के आसपास है। और यूएसए, चाइना और रसिया के बाद में हम 4th कंट्री बन गए हैं सॉफ्ट लैंडिंग चांद के ऊपर। दूसरा क्या है कि हम फर्स्ट कंट्री बन गए हैं चांद के जो साउथ पोल है, साउथ पोल के ऊपर स्मूथ लैंडिंग कराने वाले, राइट। इसकी 2 डेज की जर्नी थी और फाइनली 23 अगस्त को ये लैंड हो गया वहाँ पे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लैंडर के बारे में, जिसने साउथ पोल के ऊपर कंट्रोल मैनर में लैंड किया और इसमें 3+1 पेलोड है। रोवर जो है वो प्रज्ञान रोवर है, इसके अंदर 2 पेलोड है, राइट। उसके बाद मंगलयान हम बात करते हैं तो 2013 में 5 नवंबर को हमने इसको लॉन्च किया था, PSLV XLC-25। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ये PSLV का एक पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर ना पेलोड कम था, इसलिए हमने इसको PSLV से लॉन्च कर दिया, GSLV से लॉन्च नहीं किया, राइट। और ये मार्स के अराउंड मतलब रिवॉल्व करेगा और 77 आवर में एक चक्कर पूरा करेगा, राइट। पहले अटेम्प्ट में इंडिया ने इसको मतलब वेरी लो कॉस्ट पे कर दिया। एक्चुअल में क्या हुआ था, उसी टाइम है ना 2013 में एक मूवी आई थी ग्रेविटी, राइट। और ग्रेविटी जो मूवी है ना, ग्रेविटी मूवी का जो बजट था वो बजट और हमारा जो मंगलयान जो था उसका बजट दोनों का मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ही था, राइट। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो बहुत, यूरोपियन कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए थे कि हमने एक मूवी की जो बनाने की कॉस्ट में हमने कैसे इतना बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया, राइट। एस्ट्रोसेट है, ये भी एक ऑब्जर्वेटरी है, एक टेलीस्कोप है एक तरीके से स्पेस में इसरो का, जिसमें कॉस्मिक रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे इनको स्टडी कर सकता है, राइट। और 5वां कंट्री है इंडिया जो वर्ल्ड में वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को स्थापित करने वाला स्पेस में। यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रसिया और जापान, ये 4
कंट्रीज है जिन्होंने हमसे पहले एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित करी है। गगनयान, गगनयान क्या है कि हमारा मैन्ड मिशन है इसरो का, जिसमें एक आदमी को या ह्यूमन को भेजा जाएगा स्पेस के अंदर, वो कि इंडिया इंडिजिनियसली डेवलप्ड इक्विपमेंट्स के साथ करेगा। इसमें 3 से 4 लोगों को भेजा जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर के ऊपर मतलब ऑर्बिट में, और 5 से 7 दिन तक वो लोग रहेंगे वहाँ पे। इसमें GSLV Mark 3 जो कि GSLV का सबसे एडवांस्ड वर्जन है उसको यूज़ में लिया जाएगा, राइट। उसका बजट है 10,000 करोड़, ठीक है। एक्सपेक्टेड है 23 में, लेकिन मुझे लग रहा होगा नहीं। और इसमें एक व्योमनाट नाम का एक एस्ट्रोनॉट्स है, उनको व्योमनट्स के नाम से जाना जाता है, मतलब अभी से उनका नाम दे दिया गया है। ये प्रोसेस में है अभी। टेक्नोलॉजी जिसके अंदर यूज़ की जाएगी एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसका भी टेस्टिंग पूरा हो चुका है, राइट। इसके अंदर अगर मान लो किसी तरीके से देखिए, अगर क्या होता है कि जैसे रॉकेट होता है, ठीक है, रॉकेट के अंदर रॉकेट का ऊपर वाला एरिया है ना, अगर वो रॉकेट लॉन्च होता है तो जो एनवायरनमेंट की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, राइट। और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे आग भी लग सकती है, इसलिए इसको हीट प्रूफ बनाया जाता है इस आगे वाले एरिया को, राइट। तो अगर इसमें मान लो आग लग गई तो इसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो कैसे अपने आप को एस्केप करेंगे, राइट, और दोबारा से अपने आप को एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर री एंट्री एक्सपेरिमेंट केयर किया जाएगा, मतलब ये हो चुका है, ये भी मतलब एक एक्सपेरिमेंट है, वो कंप्लीट हो चुका है। क्रू एस्केप सिस्टम कैसे अपने आप को बचाएंगे, राइट। आदित्य L1 इस मिशन को लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। ये लैग्रेंजियन पॉइंट है, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है। जो सन का जो बाहर का टेम्परेचर है, वो कोर का टेम्परेचर है, वो बहुत ज़्यादा, ये कोर का टेम्परेचर है वो 15 करोड़ के आसपास सेंटीग्रेड है, और बाहर का टेम्परेचर है जिसको कोरोना बोलते हैं सरफेस को, और उसका टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट L1 है यहाँ पे, इस तक जाएगा, और उसके बाद में सन की नज़दीक से बिल्कुल वो स्टडी करेगा, राइट, सरफेस की, क्रोमोस्फेयर की, फोटोस्फेयर की, राइट। जो भी पार्टिकल्स सन के द्वारा एमिट किए जाते हैं, जो भी पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड है, उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। नासा और इसरो ने कंबाइनली एक सिंथेटिक अपर्चर रडार भी बनाया है, ठीक है। और ये अर्थ की इमेजिंग सैटेलाइट है एक तरीके से, राइट। अर्थ को इमेज बनाने के लिए, अर्थ की हाई डेफिनेशन फ़ोटोज़ के लिए, उसको ढंग से मतलब एक तरीके से स्टडी करने के लिए बनाया गया है, राइट। ये अर्थ का इवोल्यूशन करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कैसे पिघल रहे हैं, क्यों पिघल रहे हैं। इसके अलावा हजार्डस एनवायरनमेंट है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, इस तरीके की चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है ये निसार, राइट। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स को है ना, ग्रेविटेशनल वेव्स को क्या करता है, मतलब इनको कैप्चर करता है ये ऑब्जर्वेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्या है कि नासा ने क्या किया था, 2015 में कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स थी उनको कैप्चर किया था, और 2017 में उनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, राइट। तो नासा की जो ऑब्जर्वेटरी है उसको बोलते हैं लिगो, ठीक है। और इंडिया ने जो हमने ऑब्जर्वेटरी एक एस्टैब्लिश की है वो है महाराष्ट्र में, जो कि सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव्स को, ग्रेविटेशनल फील्ड को कैप्चर करने के लिए। भाई एक तो क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, राइट, लेकिन इसके अलावा स्पेस से जो ग्रेविटेशन वेव्स आ रही है उनको हमने ऑब्जर्व करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक तरीके से, या कोई प्लेनेट है वो हमें खींच रहा है अपनी तरफ, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड को, उस ग्रेविटेशनल जो वेव्स है उनको कैप्चर करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी है ये, राइट, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। 2030 तक ये स्टार्ट हो जाएगी। इंडियन स्पेस स्टेशन है, इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, जो कि मतलब थ्रू आउट 24 आवर्स क्या करेगा, अर्थ के चारों ओर चक्कर काटेगा, और विभिन्न प्रकार के जो भी हैपनिंग हो रही है स्पेस की उनको ऑब्जर्व करेगा, और उसमें टेलीस्कोप्स भी होंगे। एक तरीके से पूरा होम है एस्ट्रोनॉट्स का जो स्पेस स्टेशन है। हालांकि अब हमने अभी बनाया नहीं है, ये प्रोसीडिंग स्टेज में है, लेकिन दूसरे कंट्री जैसे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है, उन्होंने बना लिया है, राइट। उसके बाद में कुछ इंटरनेशनल स्पेस मिशंस हैं जो कि विभिन्न एजेंसीज हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। इनको आप आराम से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कुछ भी मतलब समझने जैसा नहीं है, राइट। शुक्रियान है 2024 में
वीनस पे भेजा जाने वाला एक मिशन है इसरो के द्वारा, राइट। उसके बाद में चांगी मून के लिए चाइना ने भेजा है, राइट। उसमें पार्कर सोलर प्रोब है, ये भी नासा का है, ये सन के लिए, राइट। तो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ होगा वो हम देखेंगे। जैसे सन के लिए पार्कर है, चाइना ने चांगी भेजा है, और शुक्रिया ने जो वीनस के लिए हमने भेजा है, राइट। उसके बाद में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमने बताया था कि ये 400 किलोमीटर की हाइट पे घूम रहा है, ठीक है। इसका 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 लाइव टेलीकास्ट भी होता है यूट्यूब पे, कभी देखना, राइट। वो क्या करते हैं, जैसे अर्थ के चारों ओर 15 से 16 चक्कर काटता है। हमने देखा था 15 से 16 चक्कर लो अर्थ ऑर्बिट में काटने वाली सैटेलाइट, वैसे ही ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये भी इसी तरीके से चक्कर काट रहा है। और ह्यूमंस वहाँ पे 2000 से रह रहे हैं, ईयर 2000 से, राइट। यूएसए और रसिया ने मतलब यूएसए और रसिया दोनों का अलग अलग सेगमेंट है इसी के अंदर, राइट। चाइना ने सियांग वांग 1 और 2 बनाए हैं। ये क्या है, ये एक हेवनली प्लेस को रिप्रेजेंट करता है इसका नाम, ठीक है। और इन्होंने सितंबर 2016 में इन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और एक मिशन आर्टेमिस है, ये नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये मैन्ड मिशन है मून का, राइट। इसके अंदर क्या होगा, इसकी मेन फीचर ये है कि इसके अंदर एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे, उनमें एक फीमेल होगी, राइट। और एक कलर्ड पर्सन होगा, COLOUR, राइट। ये कलर पर्सन जो होगा, जैसे मान लो काला काला, जैसे अपार्थेड आपने सुना होगा कि रंग भेद नीति वाला, रंग भेद मूवमेंट जो गांधी जी ने भी लीड किया था, नेल्सन मंडेला जिसके मतलब मेन लीडर थे साउथ अफ्रीका में, राइट। तो उस तरीके से मतलब एक तरीके से रेसिज्म को डिफीट करने के लिए ये एक पर्सन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा 11 मेंबर कंट्रीज होंगे, जिसमें USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, यूक्रेन, लग्जमबर्ग, इटली और UAE होंगे, लेकिन इंडिया नहीं होगा, राइट। तो आर आर आर्टेमिस जो मिशन है इसके अंदर इंडिया नहीं है, राइट। उसके बाद स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ये है एलोन मस्क की एक स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ये एलोन मस्क है जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में आते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया है कि एक मतलब पूरे दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एक सैटेलाइट्स का जाल बनाया है, राइट। और ये जाल क्या करेगा, हमें रियल टाइम कहीं भी हमें क्या करेगा, फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, राइट। इसके अंदर क्या होगा, टोटल 42,000 सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, 550 किलोमीटर की हाइट पे, राइट। और एक सैटेलाइट्स का जाल बन जाएगा, ठीक है। इसके पीछे मतलब इनका रीज़न क्या है कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करना है, मतलब हर एक बंदे को, हर एक इंसान को, चाहे हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है या नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ से मतलब स्टारलिंक से इंटरनेट वाईफाई ले सकते हैं, या इंटरनेट अपने मोबाइल या PC में कनेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो ये एक तरीके का प्रोजेक्ट है जिसमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अंदर 42,000 सैटेलाइट्स है, और लो कॉस्ट इंटरनेट और रिलायबल स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट चलाया गया है एलन मस्क के द्वारा, SpaceX जिसकी कंपनी है, राइट। इसके कंसर्न क्या क्या है कि स्पेस में बहुत सारा, अगर ये सैटेलाइट जिस दिन यूजलेस हो जाएंगे उस दिन बहुत सारा कचरा फैल जाएगा, और हम कोई भी सैटेलाइट यहाँ से कोई भी रॉकेट लॉन्च करेंगे तो वो टकरा के और हमारा मिशन फेल हो जाएगा, राइट। स्पेस मिशंस के लिए एक तरीके से हर्डल बन सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये हबल टेलीस्कोप है नासा का, उसको इसने रिप्लेस किया है, ठीक है। और ये L2 पॉइंट के ऊपर इसको मतलब इस्टेब्लिश किया है, राइट। उसके बाद में ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है, ये भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है एक्सोप्लैनेट को देखने के लिए, राइट। जैसे जो हमारे रॉकी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जिसमें मान लो सबसे पहले आता है मरकरी, ठीक है। उसके बाद में वीनस, फिर मार्स, फिर अर्थ। उसके बाद में ये तो इनर प्लेनेट हो गए, एक्सोप्लैनेट हो गए। यहाँ पे जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसके बाद वाले जो गैसेस प्लेनेट है ना, उन गैसेस प्लेनेट्स की क्या क्या कंपोजिशन है, जो भी उसमें गैसेज हैं वो कौन कौन सी है, उन सब की डिस्कवरी के लिए ये, राइट। उसके बाद में इवेंट होरिजन टेलीस्कोप, ये क्या है कि ब्लैक होल के चारों ओर इसको देखने के लिए, मतलब
एक्चुअल में क्या है कि इवेंट होरिजन का मतलब ये होता है कि जो जो ब्लैक होल होता है ना, उसके चारों ओर का जो एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं इवेंट होराइजन, राइट। ब्लैक होल एक ऐसा मतलब ऐसी स्टेज है, मतलब कोई भी स्टार या फिर कोई सेलेस्टियल बॉडी है, उसका अंदर का प्रकाश अगर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में वो फाइनली सुपरनोवा के बाद में एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, और उसके अंदर कोई भी कुछ भी मतलब उसके पास से निकल नहीं सकता, मतलब वो सब इसके अंदर आ जाएंगे और फिर निकल नहीं पाते हैं, मतलब इसके अंदर समा जाएंगे और उसके बाद में घूमते रहेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर, जो उसके अंदर ब्लैक होल के बारे में भी बताया गया है, और वो इंटर प्लेनेट सेलेस्टियल बॉडीज़ और बहुत सारे जैसे बाहर के प्लैनेट्स के बारे में भी, और जो रिलेटिविटी थ्योरी है उनके बारे में बताया गया है, आप देखना बहुत अच्छी है। तो इस तरीके का ये टेलीस्कोप है जो कि नासा ने 2006 में बिल्ड किया था, और ये ब्लैक होल की स्टडी के लिए। तो आप मेनली ये याद रखो कि ब्लैक होल की स्टडी के लिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, उसको बनाया गया है। स्पेस डेब्रीज हमने बात करी थी, जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसके कॉन्स के बारे में। लाइक अगर मान लो कोई भी सैटेलाइट है वो यूजलेस हो जाता है, तो उसका जो कचरा है, जो मलबा है, स्पेस में फैला रहता है, ठीक है, और ये पोटेंशियली डेंजरस होता है बाकी के सैटेलाइट्स के लिए जो कि कम्युनिकेशन के लिए काम में आते हैं, या फिर किसी भी ऑर्बिट में मतलब काम में आते हैं। हम लोग अगर अगर मान लो ये स्पेस डेब्रीज है उस सैटेलाइट से टकरा जाएगी, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके के ऑब्जेक्ट है, नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। मान लो उस ऑर्बिट में अगर बाहर से कोई एस्टेरॉयड या कॉमेट आया और वो घूमने लग गया, राइट, तो वो भी हो सकता है, और प्लस हमारे जो यूजलेस सैटेलाइट्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो उस स्पेस जंक को, उस स्पेस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, जैसे ये एक इमेज दी गई है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे, मतलब इसमें थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अगर स्पेस डेब्रीज है वो डेंजरस जब होती है जब वो एक्सेसिव मोमेंटम प्राप्त कर लेती है, यानी कि उसका स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, और ये बहुत 1000 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है, राइट। तो ये स्पेसशिप को डैमेज कर सकती है, हमारे सैटेलाइट्स को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, सबको डैमेज कर सकती है, राइट। उसके बाद में जो कैसल सिंड्रोम है उसके बारे में देखते हैं। इसमें एक सर्टेन क्रिटिकल मास होता है स्पेस के अंदर, और वो क्या होता है कि वो बढ़ता जाता है, और लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा जब जब बहुत सारी डेब्रीज आपस में टकराएगी और फिर टकराती रहेगी, क्योंकि एक तरीके से हम देखें तो जैसे मान लो 4 बॉल हमने यहाँ पे रखी और इस बॉल को हम धक्का देते हैं तो वो सब आपस में टकरा जाएगी, यानी कि एक चेन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसको कैसल सिंड्रोम बोलते हैं, राइट। स्पेस को लेके इंटरनेशनल लॉज है, वो कोई भी लॉज नहीं है स्पेस को लेके, कोई भी रेगुलेशन नहीं है। लेकिन एक आउटर स्पेस ट्रीटी बनी हुई है 1967 में, ये सिर्फ वेपन्स को लेके हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेके हैं। लेकिन सैटेलाइट लॉन्चिंग में या रॉकेट लॉन्चिंग में या किसी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए कोई भी रेगुलेशन है वो इस्टेब्लिश अभी तक नहीं किया गया है, राइट। एफर्ट्स है वो जो स्पेस जंक है उसको ख़त्म करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी एफर्ट्स डाले हैं उनको रिमूव करने के लिए। जैसे उन्होंने एक कैनोपी टाइप बनाई है, ठीक है, और एक सैटेलाइट के पीछे उसको बांध दिया है, ठीक है। तो बाकी के जो भी मतलब वेस्ट सैटेलाइट है, जो भी डेड सैटेलाइट है, वो इसके अंदर फंस जाएंगे और फाइनली इनको इकट्ठा करके और एक जगह डिस्पोज किया जाएगा, राइट। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्लीन स्पेस इनिशिएटिव प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। इंडिया की जो स्पेस पॉलिसी है उसके अंदर क्या है कि इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं स्पेस सेक्टर में उनको प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, राइट, ताकि इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है इसमें पार्टिसिपेशन मिले, इनको बूस्ट मिले, क्योंकि हमें बहुत इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या है कि बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, राइट। तो उस इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए हमने इस टाइप का एक स्पेस पॉलिसी 2023 में लॉन्च की है, राइट। वर्ल्ड का जो स्पेस इकोनॉमी है वो 360 बिलियन डॉलर है और हमारी 1.6 बिलियन डॉलर है। आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड की कितने कम 0.2% या 3% के आसपास होगी अराउंड, राइट। तो हमारा जो बूस्ट है 2030 तक का वो स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले हम चाहते हैं कि 60 बिलियन डॉलर तक चली जाए, और साथ में हमें 2 लाख जॉब भी क्रिएट करके दे स्पेस सेक्टर है वो, ठीक है। तो इसके लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी बनाई गई है। इसमें सबसे पहले एन इन स्पेस बनाया गया है, इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, सो दैट जो प्राइवेट पार्टनरशिप करने वाले प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, मतलब जगह जगह उनको घूमना नहीं पड़ेगा,
इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, वो नोडल एजेंसी है जो कि डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए है। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया है, तो ऐसा नहीं है, ये ट्रिब्यूनल नहीं बनाया, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वही नोडल एजेंसी है। प्राइवेट सेक्टर के लिए एक नॉन गवर्नमेंट एंटरप्राइज NGE बनाई गई है, राइट। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया गया है कमर्शलाइजेशन के लिए, जो भी टेक्नोलॉजी है उनको सेल करने के लिए, इंडिया में जो प्राइवेट प्लेयर है उनके साथ डील करने के लिए, राइट। तो ये था स्पेस टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच इतनी देर रिटेन करने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया है, लगभग पौने 2 घंटे की वीडियो बन गई है। लेकिन कंसिस्टेंटली आप इसको देखना, आई एम डैम श्योर कि आप बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड करोगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।